महोदय, आपकी माँ जिंदा हैं। मैंने उन्हें पागल खाने में देखा। यह नहीं हो सकता। क्या तुम निश्चित हो? एक नौकरानी एक तस्वीर देखकर कांप उठी और खुद को रोक न पाई। उसने कहा, महोदय, आपकी माँ जिंदा हैं। मैंने उन्हें उस पागल खाने में देखा जहां मैं काम करती थी, और तब से उस करोड़पति की जिंदगी हमेशा के लिए बदल गई। कहानी शुरू करने से पहले संगीत टिप्पणी करें कि आप हमें कहां से देख रहे हैं। मुझे उम्मीद है कि आपको यह संगीत कहानी पसंद आएगी। सदस्यता लेना न भूलें। भव्य पियानो के स्वर गूंज रहे थे, जिससे एक सघन वातावरण बन रहा था। रोहन संगीत मेहरा अपनी नजरें हाथीदांत की कुंजियों पर गड़ाए हुए अपनी उंगलियों को संगीत जड़ता से हिलने दे रहा था, जबकि उसका मन उन धुंधली यादों के बीच भटक रहा था जिन्हें वह दर्द और इस्तीफे की परतों के नीचे हमेशा के लिए दफन मान चुका था। राधा, नई नौकरानी जो कुछ हफ्ते पहले बेदाग सिफारिशों के साथ आई थी, एक उलझे हुए चेहरे और हाथों में एक सफाई के कपड़े को कसकर पकड़े हुए कमरे में दाखिल हुई, जैसे कि वह उस महत्वपूर्ण क्षण में उसकी सैनिटी का एकमात्र सहारा हो। संगीत उसके कदम पियानो के पास अचानक रुक गए, धुन को बाधित करते हुए। रोहन ने धीरे धीरे नजरें ऊपर उठाईं, एक ऐसे आदमी की थकी हुई आंखों से जिसने कई सालों तक आंतरिक शोक मनाया था, और उसने अपने सामने खड़ी महिला की रोती हुई और भयभीत आंखों से मुलाकात की जो स्पष्ट रूप से कांप रही थी। रोहन मालिक, मेरे दुस्साहस और मेरे नियंत्रण की कमी के लिए मुझे क्षमा करें, लेकिन कुछ ऐसा है जिसे भगवान मुझे और देर तक चुप रहने की इजाजत नहीं देते, वरना मेरी आत्मा हमेशा के लिए कायरों के नर्क में जल जाएगी। राधा ने लड़खड़ाती आवाज में कहा, एक हिचकी के साथ जिसे वह अपने मालिक के सामने दबाने की कोशिश कर रही थी, लेकिन सफल नहीं हो पा रही थी। रोहन धीरे धीरे खड़ा हुआ, कमरे में तनाव को लगभग असहनीय स्तर तक बढ़ते हुए महसूस कर रहा था, और उसने अपने हाथ के एक हल्के इशारे से उसे शांत होने का संकेत दिया, ताकि वह उसके जल्दबाजी वाले शब्दों को समझ सके। आपकी माँ श्रीमती सावित्री देवी मेहरा, वह शांति से आराम नहीं कर रही हैं, जैसा कि इस घर में और इस शहर में हर कोई इतने लंबे समय से आंख बंद करके मानता है। राधा ने अचानक कहा, शब्दों को अपनी जबान से निकलते हुए जलते हुए महसूस कर रही थी। रोहन को पेट में एक गहरी चोट महसूस हुई, भ्रम और अपमान का मिश्रण, क्योंकि उसकी मां की यादें पवित्र थीं और वह किसी को भी उनकी यादों के साथ इस तरह क्रूरता से खेलने की इजाजत नहीं देता था। तुम क्या कह रही हो महिला? मेरी मां का देहांत 6 साल पहले हुआ था। मैं खुद उनके अंतिम संस्कार में था। रोहन ने गंभीर आवाज में जवाब दिया, जो भावनात्मक अराजकता पर आदेश थोपने की कोशिश कर रहा था। नहीं मालिक, मैं आपको अपने बच्चों की जिंदगी और अपने पूर्वजों की यादों की कसम खाकर कहती हूं कि आपकी मां जिंदा हैं, सांस ले रही हैं और इसी दुनिया में पीड़ा सह रही हैं जिसने उन्हें भुला दिया है। राधा ने एक कदम आगे बढ़ते हुए जोर दिया, सामाजिक बाधाओं को नजरअंदाज करते हुए जो उसे हवेली के मालिक से अलग करती थीं। मैंने उन्हें अपनी आंखों से देखा, मैंने उन्हें छुआ, मैंने उनके बाल संवारे और हर रात उनकी प्रार्थनाएं सुनी, उस जगह पर जहां मैं इस घर में सेवा करने से पहले काम करती थी। रोहन एक कदम पीछे हट गया, पियानो की लकड़ी से हल्का सा टकराया। उसे लगा जैसे संगमरमर का पॉलिश किया हुआ फर्श उसके पैरों के नीचे हिल रहा हो, मानो कोई अदृश्य भूकंप उसकी वास्तविकता को हिला रहा हो। राधा की आंखों में दृढ़ विश्वास था। पागलपन या द्वेष का कोई निशान नहीं था, बस सच्ची निराशा थी कि उस पर विश्वास किया जाए और एक ऐसी सच्चाई को मुक्त किया जाए जिसने उसे परेशान कर रखा था। तुम किस जगह पर कहती हो कि तुमने उसे देखा? तुम बिना सबूत के ऐसी बर्बरता कहने की हिम्मत कैसे करती हो? रोहन ने सवाल किया। उसे लगा जैसे उसकी सांस अटक रही हो और उसका दिल उसकी पसलियों के खिलाफ दर्दनाक बल से धड़कना शुरू हो गया हो। पागलखाने में मालिक, शांतिधाम आरोग्य केंद्र में, वह भयानक जगह जहां लोगों को बंद कर दिया जाता है ताकि दुनिया यह भूल जाए कि वे मौजूद हैं। राधा ने तेजी से जवाब दिया, उस शापित जगह का नाम उजागर किया जिसे उसने अपनी यादों में संजो रखा था। मैं वहां मरीजों के भूली बिसरी कमरों की सफाई करती थी और वह गलियारे के अंत वाले कमरे में थीं, हमेशा खिड़की की ओर देखती रहती थीं, इंतजार करती थीं कि आप उन्हें लेने आए। रोहन को अपने कानों में एक गुंजन महसूस हुआ। क्लिनिक का नाम उसे दर्दनाक रूप से परिचित लगा, क्योंकि यह वही जगह थी जहां कथित तौर पर उसकी मां ने अपने आखिरी दिन इलाज प्राप्त करते हुए बिताए थे। वह हर रात आपका नाम जपती थीं, रोहन मालिक। कहती थीं कि उनका बेटा सितार ऐसे बजाता है जैसे फरिश्ते बजाते हैं और किसी दिन उन्हें इस अन्यायपूर्ण कारावास से बाहर निकाल लेगा। नौकरानी के शब्द रोहन की सबसे दर्दनाक यादों में सटीक कटार की तरह चुभ रहे थे, उन संदेहों को जगा रहे थे जिन्हें उसने शराब और अत्यधिक काम से सुला दिया था। ठीक उसी पल
एक भव्य मुख्य सीढ़ी से धीमी और सुरुचिपूर्ण ताल के साथ टकराती एड़ियों की आवाज ने स्वीकारोक्ति की अंतरंगता को तोड़ दिया और कमरे में एक नई ऊर्जा लाई। नैना शर्मा मेहरा, रोहन की पत्नी, एक बेदाग सफेद साड़ी पहने हुए उतर रही थी, जो बरसात की शाम की उदासी के विपरीत थी। महंगे और तीखे इत्र के बादल में लिपटी हुई थी। उसकी उपस्थिति हमेशा घर में एक श्रद्धामय सन्नाटा थोपती थी, लेकिन इस बार उसकी आंखें शिकारी तेजी के साथ दृश्य को देख रही थीं, तुरंत पता लगा रही थीं कि उसके कमरे में कुछ असामान्य हो रहा था। यह सब क्या गड़बड़ है प्रिय? ऊपर तक चीखें सुनाई दे रही हैं और तुम जानते हो कि मुझे अनावश्यक शोर कितना नापसंद है, नैना ने एक मीठी और अभ्यासपूर्ण आवाज में कहा, हालांकि उसकी आंखें रोती हुई नौकरानी की ओर चेतावनी के तीर फेंक रही थीं। रोहन ने तुरंत जवाब नहीं दिया। वह राधा की ओर देखता रहा, उस असंभव जानकारी को संसाधित करने की कोशिश कर रहा था जिसे उसने अभी अभी प्राप्त किया था, और उसे घटनाओं के आधिकारिक संस्करण के साथ तुलना कर रहा था। राधा, घर की मालकिन की उपस्थिति से डरने के बजाय उसे लगा कि क्रोध ने उसे साहस की एक नई प्रेरणा दी है। जब उसने उस महिला को देखा जिसे वह अपने दिल की गहराइयों में जानती थी कि वह सब कुछ के लिए जिम्मेदार थी। मैं रोहन मालिक को बता रही थी कि उनकी मां जिंदा है, नैना मालकिन, कि सावित्री देवी उस रात नहीं मरी थीं, जैसा कि आप सबने पूरी दुनिया को बताया था। राधा ने घर की मालकिन का सामना करते हुए स्पष्ट किया, एक दृढ़ता के साथ जिसने रोहन को भी आश्चर्यचकित कर दिया। नैना का चेहरा, आमतौर पर शांति और नियंत्रण का एक सही मुखौटा, डर की एक सूक्ष्म अभिव्यक्ति दिखाया जो एक सेकंड के एक अंश तक ही रहा, इससे पहले कि वह अपमान और उपहास के एक विचलित चेहरे से बदल दिया जाए। लेकिन यह क्या अपमान है? रोहन, क्या तुम इस नौकरानी को अपनी बेचारी मां के बारे में भयानक कहानियां गढ़कर हमारा अपमान करने दोगे? नैना चिल्लाई, अपने पति के पास जाकर और उसे बांह से पकड़कर उस पर अपना स्वामित्व जताते हुए। यह कोई मनगढ़ंत बात नहीं है मालकिन, यह वह सच्चाई है जो मैंने अपनी आंखों से देखी और अपने कानों से सुनी उन महीनों के दौरान जब मैंने उस नर्क जैसे अस्पताल में काम किया। राधा ने अपनी नजरें नीचे किए बिना जवाब दिया, यह जानते हुए कि यही वह समय था जब उसे सब कुछ दांव पर लगाना था। श्रीमती सावित्री का वही सोने का हार है जो पियानो पर उस चित्र में दिखाई देता है। वह उसे कभी नहीं उतारती थीं, क्योंकि वह कहती थीं कि यह उनके बेटे का आखिरी उपहार था। रोहन ने अपना सिर तेजी से चित्र की ओर घुमाया, जो कमरे की शोभा बढ़ा रहा था, जहां उसकी मां उस शांति के साथ मुस्कुरा रही थीं जिसकी उसे बहुत याद आती थी। और वास्तव में चित्रित हार अचूक था। वह हार उस दिन गायब हो गया जब हमने उन्हें भर्ती कराया। डॉक्टर ने कहा कि वह स्थानांतरण के दौरान खो गया था। रोहन ने बुदबुदाया। उसे लगा जैसे मानसिक पहेली का एक टुकड़ा इस तरह से फिट होने लगा था कि उसके खून को जमा दिया। नैना ने अपने पति की बांह को और कसकर पकड़ा, अपनी खूबसूरती से बनी नाखूनों को उसकी कोट की सामग्री में गड़ा दिया। उसे अपने नियंत्रण और मनोवैज्ञानिक हेरफेर के जाल में वापस लाने की कोशिश कर रही थी। कृपया रोहन, मूर्ख मत बनो। यह महिला सिर्फ पैसे या ध्यान चाहती है। अशिक्षित लोगों का नाटकों का आविष्कार करके सभ्य परिवारों से लाभ उठाना आम बात है। नैना ने तिरस्कार से फुसफुसाया, गवाह को बदनाम करने की कोशिश कर रही थी इससे पहले कि उसके शब्द गहरी जड़ें जमाते। निश्चित रूप से उसने किसी बूढ़ी पागल को देखा होगा जो तुम्हारी मां जैसी दिखती है, और उसने कोई सस्ता हार चुराया होगा। तुम एक नौकरानी के भ्रमों पर विश्वास नहीं कर सकते। लेकिन रोहन ने धीरे से अपनी पत्नी की पकड़ से खुद को छुड़ाया और राधा की ओर एक कदम बढ़ाया। उसे इतनी तीव्रता से देख रहा था कि उसके हाव भाव या उसकी कांपती आवाज में झूठ का कोई निशान नहीं मिल सके। उसने तुम्हें और क्या बताया? अगर यह सच है कि तुमने उससे बात की, तो मुझे कुछ ऐसा बताओ जो केवल मेरी मां जान सकती थी, कुछ ऐसा जो दुनिया में कोई और न जानता हो। रोहन ने भारी आवाज में, सबूत की तलाश में, अपनी सैनिटी को पुष्टि करने या खारिज करने के लिए बेताब होकर कहा। राधा ने अपनी आंखों के आंसू अपनी हथेली से पोंछे और गहरी सांस ली। कमरा 217 की अंधेरी फुसफुसाहट वाली बातचीत को अपनी यादों में खोज रही थी। उसने मुझे उस लॉरी के बारे में बताया मालिक, जो वह आपको बचपन में डरावने सपने आने पर गाती थी और जब आप अंधेरे के डर से सो नहीं पाते थे। राधा ने धीमी आवाज में बताना शुरू किया। उसने मुझसे कहा कि गीतों में एक चांदी की नाव की बात थी जो बादलों में चलती थी और कप्तान आप थे। उसके लिए सितारे ढूंढ रहे थे। रोहन को लगा कि उसके घुटने जवाब दे रहे हैं और उसे जमीन पर गिरने से बचाने के लिए पियानो का सहारा लेना पड़ा, क्योंकि वह गीत मां और बेटे के बीच का एक अंतरंग रहस्य था जिसे उसने कभी किसी के साथ साझा नहीं किया था।
यहां तक कि नैना के साथ भी नहीं। आदमी की आंखों में आंसू भरने लगे, जिसने अपनी मां की अनुपस्थिति से बचने के लिए वर्षों तक बनाई गई ठंडीपन की दीवार को तोड़ दिया। नैना ने अपने पति की प्रतिक्रिया देखी और जान गई कि स्थिति खतरनाक होती जा रही है, इसलिए उसने अपनी रणनीति बदलने का फैसला किया। आक्रोश से झूठी चिकित्सा चिंता की ओर बढ़ते हुए, प्रिय, तुम बहुत परेशान हो। यह महिला तुम्हें सस्ते संयोगों और धारणाओं का उपयोग करके भावनात्मक रूप से हेरफेर कर रही है ताकि तुम्हें चोट पहुंचा सके। नैना ने मीठी आवाज में हस्तक्षेप किया। रोहन और राधा के बीच शारीरिक रूप से हस्तक्षेप करने की कोशिश कर रही थी ताकि जो संबंध बना था उसे तोड़ा जा सके। मैं अभी डॉ. गुप्ता को बुलाऊंगी ताकि वह तुम्हें देखने आए और इस महिला को ले जाएं जो स्पष्ट रूप से अपनी मानसिक क्षमताओं से ग्रस्त है। डॉ. गुप्ता का उल्लेख राधा के दिमाग में एक ट्रिगर के रूप में काम किया, जिसने उस आदमी की ठंडीपन को याद किया जिससे वह क्लिनिक में श्रीमती सावित्री के साथ व्यवहार करता था और कैसे वह मरीजों को देखे बिना कागज पर हस्ताक्षर करता था। वह डॉक्टर एक शैतान है मालिक। वह अच्छी तरह जानता था कि आपकी मां स्वस्थ थीं और उन्हें बंद और चुप रखने के लिए पैसे के लिफाफे लेता था। राधा चिल्लाई, कमरे में कहीं नहीं की ओर इशारा करते हुए, मानो डॉक्टर वहीं मौजूद हो। रोहन ने पूर्ण चुप्पी का आदेश देते हुए हाथ उठाया। उसका मन विरोधाभासी भावनाओं का एक बवंडर था, लेकिन संदेह पहले ही उसके दिल में अपरिवर्तनीय रूप से बैठ चुका था। बस तुम दोनों, मुझे सोचने और यह सब कुछ संसाधित करने के लिए शांति चाहिए जो मेरे अपने घर में हो रहा है। रोहन ने एक ऐसे अधिकार के साथ आदेश दिया जिसे उसने कई सालों से प्रयोग नहीं किया था, नैना को आश्चर्यचकित करते हुए, जो अपमानित होकर पीछे हट गई। राधा, अपने कमरे में जाओ और तब तक बाहर मत आओ जब तक मैं तुम्हें न बुलाऊं। मैं नहीं चाहता कि तुम इस बारे में घर के किसी और नौकर से बात करो। नौकरानी ने विनम्रता से सिर हिलाया, यह जानते हुए कि उसने सच्चाई का बीज बो दिया था और अब यह मालिक की विवेक पर निर्भर था कि वह बीज अंकुरित होगा या मर जाएगा। नैना ने तुरंत उसे नौकरी से निकालने का तर्क देते हुए विरोध करने की कोशिश की, लेकिन रोहन की बर्फीली नजर ने उसे रोक दिया। उसके लाल रंगे होंठों पर शब्दों को जमा दिया। जब राधा कमरे से बाहर निकली तो कमरा फिर से सन्नाटे में डूब गया, लेकिन इस बार यह शांति का सन्नाटा नहीं था, बल्कि संदेहों और अनुत्तरित सवालों से भरा हुआ था। रोहन अपनी पत्नी की ओर मुड़ा, उसे एक अजनबी की तरह देख रहा था। पहली बार उसकी मुद्रा की कठोरता और उसकी साफ आंखों में मुश्किल से छिपा हुआ डर देख रहा था। डॉ. गुप्ता ने मुझे अंतिम संस्कार से पहले मेरी मां का शव क्यों नहीं देखने दिया, नैना? रोहन ने एक डरावनी शांति के साथ पूछा, जिससे उसकी पत्नी को मुश्किल से थूक निगलना पड़ा। तुम जानते हो प्रिय, यह तुम्हारे भले के लिए था। दिल के दौरे ने उसे बहुत बुरा कर दिया था और वह चाहती थी कि तुम उसे जिंदगी में जैसी थी, सुंदर और शांत, वैसे ही याद रखो। उसने जवाब दिया, वह बहाना दोहराते हुए जो सालों से काम कर रहा था। लेकिन इस बार शब्द खोखले, झूठे लगे, जैसे एक शीशे का सिक्का कांच की मेज पर गिरकर अपना मूल्यहीनता प्रकट करता हो। रोहन खिड़की की ओर चला गया और बारिश को देखा। राधा ने चांदी की नाव और बादलों के बारे में जो वाक्य कहा था उसे याद करते हुए, मेरी मां हमेशा कहती थी कि झूठ के छोटे पैर होते हैं और सच्चाई, चाहे देर से ही सही, हमेशा अपने कर्ज को ब्याज सहित वसूल करने के लिए आती है। रोहन ने खुद से बुदबुदाया। उसे लगा जैसे उसके भीतर दुहक की जगह क्रोध लेने लगा था। नैना सावधानी से पीछे से आई और अपने पति के कंधों पर हाथ रखा, एक आरामदायक मालिश करने की कोशिश की जो पहले हमेशा उसके संदेहों को दूर करने में काम आती थी। क्या तुम काम से तनाव में हो मेरे प्रिय? कल यह सब तुम्हें एक नौकरानी द्वारा पैदा किया गया एक बेतुका बुरा सपना लगेगा, उसने उसके कान के पास फुसफुसाया। रोहन ने स्पर्श पर तनाव महसूस किया, एक शारीरिक घृणा जो उसने पहले कभी उस महिला के प्रति अनुभव नहीं की थी, जिसके साथ वह अपना जीवन और अपना बिस्तर साझा करता था। वह अचानक अलग हट गया और कमरे के बाहर चला गया, नैना को अकेले दर्पण में उसके प्रतिबिंब और इस बढ़ते डर के साथ छोड़ दिया कि उसके झूठ का साम्राज्य ढहने वाला था। उस रात मेहरा हवेली एक अशांत अंधेरे में डूब गई जहां कोई भी सचमुच सो नहीं सका। हर कोई अपने विचारों और भय में फंसा हुआ था। रोहन अपने कार्यालय में बंद हो गया, पुराने फोटो एल्बमों और कानूनी दस्तावेजों से घिरा हुआ, किसी भी विसंगति की तलाश में जो उसने अपने दर्द में अनदेखी कर दी होगी। नैना अपने कमरे में धीमी आवाज में फ्रैंटिक कॉल कर रही थी, अपने नाखून चबा रही थी और एक पिंजरे में बंद जानवर की तरह इधर उधर चल रही थी जो खतरे को महसूस करता है। राधा अपनी छोटी नौकरानी के कमरे में प्रार्थना कर रही थी, अपने हाथों में एक पुरानी माला कसकर पकड़े हुए भगवान से प्रार्थना कर रही थी कि वह रोहन मालिक को आने वाले का सामना करने की शक्ति दे।
और बाहर बारिश गिरती रही, बाहरी दुनिया को धो रही थी, जबकि घर के भीतर नैतिक गंदगी सतह पर आने लगी थी। रोहन को एक भूली हुई दराज में अपनी माँ की एक पुरानी डायरी मिली, जहां वह भर्ती होने से पहले अपने विचार और चिंताओं को लिखती थी, और वह उत्सुकता से पढ़ने लगा, सुरागों की तलाश में। अंतिम पन्नों पर कांपती हुई लिखावट डर की बात कर रही थी, अपने ही घर में खुद को देखा महसूस करने की, और अपने बेटे की नई पत्नी के प्रति अविश्वास की। वह मुझे ऐसे देखती है जैसे मैं कोई बाधा हूं जिसे हटा देना चाहिए, और मुझे डर है कि मेरा बेटा प्यार में इतना अंधा है कि इसे देख नहीं पाएगा। रोहन ने ऊंची आवाज में पढ़ा। उसे लगा जैसे उसकी आंखों से आंसू बह रहे थे जब उसने अपनी मां की लिखावट को पहचाना। संदेह निश्चितता में बदल गया, और निश्चितता कार्रवाई की एक अनिवार्य आवश्यकता में बदल गई, ताकि यह पता लगाया जा सके कि उस क्लिनिक की दीवारों के पीछे वास्तव में क्या हुआ था। इस बीच नैना अपने शयन कक्ष की चिमनी में कागज जला रही थी। यह देखती रही कि कैसे लपटें रसीदों और नोटों को निगल रही थीं, जो उसे दोषी ठहरा सकते थे अगर किसी ने गहराई से जांच करने का फैसला किया। आग से जगमगाते उसके चेहरे पर पश्चाताप नहीं, बल्कि अपनी स्थिति और आराम को किसी भी कीमत पर, यहां तक कि अपने रास्ते में आने वाले किसी को भी नष्ट करके बचाने का एक ठंडा दृढ़ संकल्प दिखाई दे रहा था। वह नहीं जानती थी कि भाग्य पहले ही पास से फेंक चुका था और खेल बदल चुका था। अब वह मास्टर खिलाड़ी नहीं थी, बल्कि अपने ही कर्मों का शिकार बन गई थी। भोर धीरे धीरे और ग्रे रंग की आई, रोहन को तैयार और जाने के लिए तैयार पाया। उसकी अनिद्रा से लाल हुई आंखों में स्टील जैसा दृढ़ संकल्प चमक रहा था। वह तब तक आराम नहीं करेगा जब तक उसे सच्चाई नहीं मिल जाती, भले ही वह सच्चाई वह सब कुछ तोड़ दे जो वह अपने जीवन, अपनी शादी और एक बेटे के रूप में अपनी पहचान के बारे में जानता था। दोहक की कहानी उस बरसात की रात से बहुत पहले शुरू हुई थी, उन धूप वाले दिनों में जब मेहरा हवेली अभी भी श्रीमती सावित्री देवी की सच्ची हंसी और दयालु अधिकार से गूंजती थी। उन्होंने अपने दिवंगत पति के साथ मिलकर ईंट ईंट करके पारिवारिक साम्राज्य खड़ा किया था, और अपने घर पर दृढ़ता और बिना शर्त प्यार के मिश्रण के साथ शासन करती थीं, जिसने परिवार को एकजुट रखा था। रोहन उनका गौरव था, एक शिक्षित और संवेदनशील व्यक्ति जिसने उनके व्यवसाय के लिए प्रतिभा विरासत में पाई थी, लेकिन उनका नरम दिल भी एक गुण जिसके बारे में सावित्री देवी को डर था कि वह उसकी बर्बादी होगी। नैना शर्मा का रोहन के जीवन में आगमन एक ठंडी हवा की तरह था, जो एक खराब बंद खिड़की से अंदर आती है, पहले सूक्ष्म लेकिन समय के साथ पूरे वातावरण को जमा देने में सक्षम। नैना एक घटते हुए प्रतिष्ठित परिवार से आई थी, ने रोहन में केवल एक पति नहीं बल्कि सामाजिक और आर्थिक स्थिति को फिर से हासिल करने की कुंजी देखी थी, जिसे वह जन्म के अधिकार से प्राप्त करने का हकदार मानती थी। नैना के रोहन की मंगेतर के रूप में हवेली में कदम रखने के पहले दिन से ही उसके और परिवार की मुखिया के बीच एक खामोश और अघोषित युद्ध छिड़ गया, जो शिक्षित मुस्कुराहटों और खोखले तारीफों के तहत छिपा हुआ था। सावित्री देवी सालों की तेज अंतर्ज्ञान के साथ तुरंत अपनी होने वाली बहू की अत्यधिक महत्वाकांक्षा और रोहन के प्रति उसके हाव भाव में सच्ची गर्मजोशी की कमी को महसूस कर गईं। वह महिला तुम्हें चाहती है बेटा, लेकिन वह खुद को और जो तुम प्रतिनिधित्व करते हो उसे ज्यादा चाहती है। सावित्री देवी ने एक दोपहर बगीचे में गुलाब की छंटाई करते हुए उसे चेतावनी दी थी। रोहन नैना के प्यार और चकाचौंध भरी सुंदरता से अंधा होकर अपनी मां की चिंताओं को एक प्राकृतिक ईर्ष्या के रूप में खारिज कर दिया, जो अपने बेटे के दिल में अपनी जगह खोने से डरती थी। शादी अत्यधिक भव्यता के साथ हुई, लगभग पूरी तरह से नैना द्वारा आयोजित की गई, जिसने सुनिश्चित किया कि हर विवरण पैसे और शक्ति का शोर मचाए। एक बार घर में श्रीमती मेहरा के रूप में बस जाने के बाद नैना ने अपनी मां के प्रभाव से रोहन को अलग करने के लिए एक व्यवस्थित और धीमी मुहिम शुरू की। भावनात्मक हेरफेर को अपने मुख्य हथियार के रूप में इस्तेमाल करते हुए वह सूक्ष्मता से शिकायत करती थी कि सावित्री देवी दखल देती हैं, कि वह उसके कपड़े पहनने या घर चलाने के तरीके की आलोचना करती हैं, हमेशा अपने पति की आंखों में खुद को शिकार के रूप में प्रस्तुत करती थी। मैं बस चाहती हूं कि हम एक आधुनिक परिवार बने रोहन, लेकिन तुम्हारी मां पुरानी रस्मों और रिवाजों से चिपकी रहती हैं और मुझे लगता है कि यह कभी मेरा घर नहीं होगा। नैना बेडरूम की अंतरंगता में रोती थी। रोहन अपनी मां के प्रति प्रेम और अपनी पत्नी को खुश करने की इच्छा के बीच फंसा हुआ धीरे धीरे जमीन छोड़ने लगा। सावित्री देवी से ज्यादा लचीला होने और घरेलू फैसलों से धीरे धीरे हटने का अनुरोध करने लगा। सावित्री देवी अपने बेटे के प्यार के लिए और बड़े संघर्षों से बचने के लिए पीछे हटने को तैयार हो गईं। यह नहीं जानती थीं कि हर रियायत उनके अपने ताबूत में एक और कील थी, अनन्या।
पहली और इकलौती पोती के जन्म के साथ स्थिति नाटकीय रूप से बिगड़ गई, क्योंकि सावित्री देवी ने अपना सारा प्यार बच्ची पर उड़ेल दिया, जिससे नैना में ईर्ष्या की बीमारी बढ़ गई। दादी घंटों बच्ची के लिए गाती थीं, उसे प्रार्थना करना सिखाती थीं और उसे पारिवारिक कहानियां सुनाती थीं। एक ऐसा बंधन बना रही थीं जिसे नैना अपनी मातृसत्ता के लिए सीधा खतरा मानती थी। मैं नहीं चाहती कि तुम उसे इन पुरानी बातों से बिगाड़ो, रोहन। तुम्हारी माँ बच्ची के प्रति जुनूनी है और मुझे माँ बनने की जगह नहीं देती, नैना तर्क देती थी। यह संकेत देना शुरू कर दिया कि बूढ़ी महिला वास्तविकता की समझ खो रही थी। तब से छोटे मोटे घरेलू हादसे होने लगे, जिन्हें नैना सावित्री देवी की लापरवाही मानती थी, जैसे गैस खुली छोड़ देना या दरवाजे बंद न करना। असल में यह नैना ही थी जो इन घटनाओं को अंजाम देती थी। वस्तुओं को एक जगह से दूसरी जगह रखती थी या रोशनी बुझा देती थी ताकि अपनी सास को भ्रमित कर सके और फिर रोहन के सामने उसे बुढ़ापे की बीमारी का आरोप लगा सके। सावित्री देवी हालांकि बूढ़ी थीं, पूरी तरह से सचेत थीं और अपनी बहू द्वारा बिछाए गए जालों को पहचानती थीं, लेकिन हर बार जब वह अपना बचाव करने की कोशिश करती थीं तो वह अपने बेटे के कानों में पागलपन लगती थीं। रोहन, मैंने वह चूल्हा जलता हुआ नहीं छोड़ा। मैं कसम खाती हूं कि चाय बनाने के बाद मैंने उसे बंद कर दिया था, सावित्री देवी ने दुख से उससे कहा, यह देखते हुए कि उसके बेटे की आंखों में संदेह कैसे बढ़ रहा था। माँ, शायद तुम भूल गई हो। तुम्हारी उम्र में भूलना सामान्य है, चिंता मत करो, उसने अनुग्रह से जवाब दिया, उन शब्दों को दोहराते हुए जो नैना उसे रात में फुसफुसाती थी। सावित्री देवी की हताशा दिन ब दिन बढ़ती गई जब उन्होंने देखा कि उनकी बात अपनी बहू के पूरी तरह से गढ़े हुए झूठ के सामने कैसे अपना मूल्य खो रही थी। खुद को अपने ही घर में तेजी से फंसा हुआ महसूस कर रही थी। नैना हर पारिवारिक रात्रिभोज का फायदा उठाती थी ताकि सावित्री देवी की कथित गलतियों को उजागर कर सके। उसे एक झूठी सहानुभूति के साथ देखती थी जो बूढ़ी महिला को किसी भी सीधे अपमान से ज्यादा अपमानित करती थी। नैना की योजना के इस चरण में अंतिम वार डॉ आनंद गुप्ता को पारिवारिक दायरे में शामिल करना था, जिन्हें एक आकस्मिक मित्र और चिकित्सा विशेषज्ञ के रूप में पेश किया गया। गुप्ता एक महत्वाकांक्षी और बेईमान व्यक्ति था, जिसके जुए के कर्ज थे, जिसने उसे कमजोर बना दिया था और अपनी पेशेवर नैतिकता को सबसे अच्छी बोली लगाने वाले को बेचने के लिए तैयार था। नैना उससे एक चैरिटी कार्यक्रम में मिली और जल्दी ही उसमें अपनी योजना का आदर्श साथी पहचान लिया ताकि सीधे अपने हाथों को गंदा किए बिना परेशान करने वाली बूढ़ी औरत से छुटकारा पा सके। मेरी सास बहुत बीमार है, डॉक्टर। हमें अपने पति को वास्तविकता स्वीकार करने में मदद करने के लिए एक पेशेवर और गोपनीय राय की आवश्यकता है, नैना ने अपनी पहली निजी मुलाकात में उसे कहा, डॉक्टर की जेब में एक मोटा लिफाफा सरकाते हुए। गुप्ता ने तुरंत संदेश को समझा और हवेली का लगातार दौरा करना शुरू कर दिया। सावित्री देवी को क्लिनिकल आंखों से देख रहा था और अपनी चमड़े की नोटबुक में नॉन एग्जिस्टेंट लक्षणों को नोट कर रहा था। गुप्ता ने रोहन का विश्वास जीता, खुद को सहानुभूतिपूर्ण और चिंतित दिखाते हुए सामान्य बुढ़ापे के व्यवहारों को गंभीर मनोभ्रंश के लक्षणों के रूप में समझाने के लिए जटिल चिकित्सा शब्दों का उपयोग करते हुए, रोहन, तुम्हारी माँ का दिमाग जितनी तेजी से हम सोचते थे उससे कहीं ज्यादा तेजी से बिगड़ रहा है। ये भूलने की बातें केवल एक न्यूरोडिजेनरेटिव स्थिति का हिमशैल का सिरा है, डॉक्टर ने एक दोपहर कार्यालय में फैसला सुनाया। रोहन भयभीत और निदान को खंडित करने के लिए कोई चिकित्सा ज्ञान न होने के कारण अपनी मां को उस मजबूत महिला के रूप में नहीं देखने लगा जिसने उसे पाला था, बल्कि एक कमजोर मरीज के रूप में देखने लगा जिसे लगातार निगरानी की आवश्यकता थी। सावित्री देवी ने अपने बेटे से अकेले में बात करने की कोशिश की, उसे अपनी पत्नी और डॉक्टर के बीच के अजीब गठबंधन के बारे में चेतावनी देने की, लेकिन उसके शब्दों को उसकी बीमारी के विशिष्ट पागलपन के भ्रम के रूप में व्याख्या किया गया। सावित्री देवी की अपने ही घर में अकेलापन पूर्ण हो गया, जो उन नौकरों से घिरी हुई थीं जो बोलने की हिम्मत नहीं करते थे, और एक परिवार से घिरी हुई थीं जो उसे दया या तिरस्कार से देखता था। नैना ने सावित्री देवी की छोटी अनन्या तक पहुंच को प्रतिबंधित करना शुरू कर दिया, यह आरोप लगाते हुए कि बूढ़ी महिला मानसिक भ्रम के क्षण में बच्ची के लिए खतरनाक हो सकती है। इसने सावित्री देवी के दिल को तोड़ दिया, जो अपनी पोती की हंसी को बगीचे में सुनकर घंटों अपने कमरे में रोती रहती थीं, लेकिन उसके पास जा नहीं पाती थीं। यह सुरक्षा के लिए है माँ, समझो कि तुम ठीक नहीं हो, रोहन ने टूटे हुए दिल से उससे कहा। नैना और गुप्ता ने उसके लिए जो स्क्रिप्ट लिखी थी उसे दोहराते हुए। बूढ़ी महिला ने प्रार्थना और सितार में शरण ली, उदास धुनें बजाती रही जो घर में एक प्रेतवाधित विलाप की तरह गूंजती थीं, जो नैना को गहरा परेशान करती थीं।
यह शोर मुझे पागल कर देगा। रोहन, तुम्हें कुछ करना होगा। हम लगातार एक अंतिम संस्कार में नहीं रह सकते। नैना शिकायत करती थी, अपनी भयानक योजना में अगला कदम उठाने के लिए दबाव डालती थी। एक रात नैना ने निश्चित घटना को अंजाम दिया। कमरे में एक मूल्यवान फूलदान तोड़ दिया और अपनी बाहों पर कुछ खरोंचें लगाईं, पूरे घर को जगाने के लिए चिल्लाते हुए। जब रोहन दौड़ता हुआ आया तो उसे नैना फर्श पर रोती हुई मिली और सावित्री देवी पास खड़ी थीं, शोर और दृश्य से भ्रमित। उसने मुझ पर हमला किया। रोहन, तुम्हारी मां ने मुझ पर हमला किया क्योंकि वह कहती है कि मैंने उसका घर चुरा लिया है। नैना चिल्लाई, बूढ़ी महिला की ओर इशारा करते हुए जो उसे भय और अविश्वास से देख रही थी। मैंने कुछ नहीं किया बेटा, मैं नीचे आई क्योंकि मैंने एक शोर सुना। वह पहले से ही फर्श पर थी। सावित्री देवी ने अपना बचाव किया, लेकिन परिस्थितिजन्य साक्ष्य और नैना का अभिनय बहुत ज्यादा विश्वसनीय था। रोहन भयभीत और यह मानते हुए कि उसकी मां ने अपने कार्यों पर पूर्ण नियंत्रण खो दिया था, ने वह निर्णय लिया जो उसके जीवन को शाश्वत अपराध बोध के साथ चिह्नित करेगा। उन्होंने तुरंत डॉ. गुप्ता को बुलाया, जो एक निजी एम्बुलेंस और पहले से तैयार प्रवेश आदेश के साथ आए, मानो वह कॉल का इंतजार कर रहे थे। यह एक आक्रामक मनोविकार का दौरा है रोहन, अब घर में रहना सुरक्षित नहीं है। उन्हें नियंत्रित करने और विशेष उपचार की आवश्यकता है, डॉक्टर ने कहा, जबकि 2 नर्सों ने सावित्री देवी को पकड़ रखा था। बूढ़ी महिला ने चीखा नहीं और न ही शारीरिक रूप से संघर्ष किया, बस अपने बेटे की आंखों में इतनी गहरी निराशा से देखा कि उसकी आत्मा जम गई। मुझे मत जाने दो मेरे बेटे, मैं पागल नहीं हूं, वह झूठ बोल रही है, सावित्री देवी ने फुसफुसाया जब उन्हें उस घर से बाहर निकाला जा रहा था जिसे उन्होंने खुद बनाया था। रोहन दरवाजे पर खड़ा रहा, नैना को गले लगाए रहा जो उसके सीने में झूठे आंसू बहा रही थी। एम्बुलेंस की रोशनी को देखते हुए, अपनी मां को अंधेरे की ओर ले जाते हुए। उस रात हवेली में एक कब्रिस्तानी सन्नाटा छा गया, जिसे केवल बारिश की आवाज़ ने तोड़ा जिसने बरसना शुरू कर दिया था, आने वाले सालों की उदासी का पूर्वाभास कराते हुए। नैना ने रसोई में एक गिलास शराब पी, महीनों में पहली बार मुस्कुराई, आखिरकार खुद को अपने चारों ओर हर चीज की एकमात्र मालकिन महसूस कर रही थी। उसे नहीं पता था कि एक मां का प्यार एक ऐसी शक्ति है जो दीवारों, झूठे निदानों और यहां तक कि कथित मृत्यु को भी पार कर जाती है। रोहन अपनी मां के अब खाली कमरे में गया और उनके बिस्तर पर बैठ गया, बैंड के इत्र को सूंघते हुए जो अभी भी तकियों में डूबा हुआ था। एक संदेह की पहली चुभन महसूस कर रहा था जो सालों में खिलने वाली थी। इस तरह सावित्री देवी का निर्वासन और नैना का मनोवैज्ञानिक आतंक का शासन शुरू हुआ, जो एक बेटे द्वारा अपनी मां के खिलाफ सबसे दर्दनाक विश्वासघात पर आधारित था। पुरानी नौकरानी को धीरे धीरे आने वाले हफ्तों में निकाल दिया गया, जिसकी जगह नए कर्मचारियों को लिया गया जो इतिहास नहीं जानते थे और न ही मुखिया के प्रति कोई वफादारी रखते थे। नैना सावित्री देवी के हर निशान को मिटाना चाहती थी, घर को फिर से सजा रही थी, फर्नीचर बदल रही थी और चित्रों को अंधेरे और धूल भरे स्टोर रूम में रख रही थी। लेकिन घर की याददाश्त थी और हर कोना, लकड़ी की हर चरमराहट और रोशनी की हर किरण उस महिला की याद दिलाती थी जिसे अन्यायपूर्ण तरीके से बेदखल कर दिया गया था। इस बीच शांतिधाम आरोग्य केंद्र में सावित्री देवी एक सफेद और नंगे कमरे में जागीं, यह समझते हुए कि उनका संघर्ष अभी शुरू हुआ था और उनका विश्वास ही उनका एकमात्र हथियार होगा। शांतिधाम आरोग्य केंद्र में स्थानांतरण एक नौकरशाही और चिकित्सा बुरे सपने की शुरुआत थी, जिसे श्रीमती सावित्री देवी को उनकी पहचान और मानवीय गरिमा से वंचित करने के लिए सावधानीपूर्वक डिजाइन किया गया था। डॉ. गुप्ता ने पहले से ही तैयार की गई झूठी रिपोर्टों के साथ जमीन तैयार कर ली थी, जिसमें एक अत्यधिक अस्थिर, आक्रामक और उन्नत मनोभ्रंश वाली मरीज का वर्णन किया गया था। इस प्रकार पूर्ण अलगाव को उचित ठहराया गया था। क्लिनिक के रिसेप्शन में सावित्री देवी को उनके निजी कपड़े, उनकी शादी की अंगूठी और किसी भी वस्तु से वंचित कर दिया गया था जो उन्हें उनके पिछले जीवन से जोड़ती थी। केवल एक खुरदरी ग्रे गाउन के साथ बची थी। यह आपकी सुरक्षा के लिए है श्रीमती मेहरा, यहाँ हम सब समान हैं, एक पत्थर के चेहरे वाली नर्स ने उससे कहा, जबकि उसने अपनी चीजें एक काले प्लास्टिक बैग में रख दी। सावित्री देवी ने अपनी कंपोजर बनाए रखने की कोशिश की, जितना संभव हो उतनी लंबी खड़ी होकर यह दिखाते हुए कि वे उसके गहने छीन सकते हैं, लेकिन उसकी जन्मजात कुलीनता नहीं। रोहन 1 सप्ताह बाद क्लिनिक का दौरा करने आया, अपनी मां को देखने के लिए उत्सुक था और यह सुनिश्चित करने के लिए कि उसे सबसे अच्छी देखभाल मिल रही थी, जैसा कि गुप्ता ने वादा किया था। हालांकि मुलाकात डॉक्टर और नैना द्वारा सावधानीपूर्वक आयोजित की गई थी,
ताकि यह एक भावनात्मक आपदा हो जो झूठे निदान की पुष्टि करे। मुलाकात से पहले गुप्ता ने सावित्री देवी को शक्तिशाली शामक दवाओं की एक उच्च खुराक देने का आदेश दिया, जिससे वह सुस्ती और भ्रम की स्थिति में आ गईं। असंगत शब्द बुदबुदाने लगीं। जब रोहन कमरे में दाखिल हुआ तो उसने अपनी मां को खोई हुई नजर से देखा, हल्का सा लार टपकाते हुए, और उसे तुरंत नहीं पहचाना, जिससे उसका दिल 1000 टुकड़ों में टूट गया। मां, यह मैं हूं, रोहन, मैं तुम्हें देखने आया हूं, उसने उसकी ढीली हाथ पकड़ते हुए कहा। उसकी बुद्धिमान आंखों में सामान्य चमक देखने की उम्मीद कर रहा था। सावित्री देवी उसके दिमाग को धुंधला करने वाले रासायनिक कोहरे से जूझते हुए अपने बेटे पर अपनी नजर केंद्रित करने में सफल रहीं और बात करने की कोशिश की, लेकिन उसकी जबान उसके मुंह में भारी और अनाड़ी महसूस हुई। मुझे बाहर निकालो, यह एक जाल है, उसने एक अथक प्रयास से आर्टिकुलेटेड किया, लेकिन रोहन के लिए वे केवल गले के स्वर और बेतरतीब वाक्यांश थे। गुप्ता कमरे में एक भयावह संरक्षक की तरह मौजूद था। रोहन के कंधे पर एक सहानुभूतिपूर्ण हाथ रखा और दुखद रूप से सिर हिलाया। मुझे बहुत अफसोस है रोहन, बीमारी तेजी से बढ़ रही है। उसका दिमाग बहुत ज्यादा खराब हो गया है और कभी कभी वास्तविकता उसके पागलपन भरे भ्रम के साथ मिल जाती है, डॉक्टर ने धीमी आवाज में समझाया। रोहन रोता हुआ कमरे से बाहर निकला। इस बात पर यकीन हो गया कि उसकी मां अब वहां नहीं थी, कि केवल एक खाली खोल बचा था, जिससे नैना को उसे बार बार वापस न आने के लिए मनाना आसान हो गया, ताकि वह अनावश्यक रूप से परेशान न हो। महीनों बीतने के साथ रोहन की मुलाकातें ज्यादा छिटपुट हो गईं। हमेशा नैना द्वारा हेरफेर की जाती थीं, जो उसे क्लिनिक से दूर रखने के लिए सामाजिक प्रतिबद्धताओं या काम के संकटों का आविष्कार करती थीं। इस बीच सावित्री देवी ने यह दिखावा करना सीख लिया कि वह दवाएं ले रही थीं, उन्हें अपनी जीभ के नीचे छिपाकर, और फिर नर्सों के न देखने पर उन्हें थूक देती थीं। धीरे धीरे अपनी सैनिटी वापस पा रही थीं। जैसे ही उसका दिमाग साफ हुआ, उसने अपने खिलाफ साजिश की भयावहता को समझा और महसूस किया कि चीखना या विद्रोह करना केवल खुराक बढ़ाने या उसे बिस्तर से बांधने का काम करेगा। उसने चुप रहने और निरीक्षण करने की रणनीति अपनाने का फैसला किया। एक शांत और सहयोगी आदर्श मरीज बन गई, जबकि वह जगह की दिनचर्या का विश्लेषण कर रही थी, बचने या संवाद करने के लिए एक दरार की तलाश में। उसने पाया कि गुप्ता ने न केवल उसे अन्यायपूर्ण तरीके से बंदी बना रखा था, बल्कि अन्य मरीज भी थे जिनके परिवार उन्हें दुनिया से छिपाने के लिए भुगतान करते थे। नैना अपनी ओर से हवेली और परिवार के बैंक खातों पर अपनी शक्ति मजबूत कर रही थी। रोहन के हस्ताक्षर का उपयोग करके उन निधियों को मोड़ रही थी जो कथित तौर पर सावित्री देवी की देखभाल के लिए जा रहे थे। वह क्लिनिक को अत्यधिक रकम का भुगतान करती थी, लेकिन उस पैसे का बड़ा हिस्सा नकली कंपनियों के माध्यम से गुप्ता और खुद नैना की जेब में वापस चला जाता था। यह एक लाभदायक व्यवसाय था। वह अपनी सांस से छुटकारा पाती थी और बूढ़ी महिला की बीमारी की कीमत पर खुद को समृद्ध भी करती थी। यह सब उसके उदास पति की नाक के नीचे। कुछ ही बार रोहन खर्चों के बारे में पूछता था तो नैना उसे फुलाए हुए चिकित्सा बिल दिखाती थी और उसे याद दिलाती थी कि तुम्हारी मां के लिए सबसे अच्छा, लागत चाहे जो भी हो। रोहन का अपराध बोध वह ईंधन था जो झूठ की पूरी मशीनरी को चलाता था, और नैना जानती थी कि जब वह आग बुझने की धमकी देती थी तो उस आग को कैसे भड़काया जाए। क्लिनिक में सावित्री देवी ने टॉयलेट पेपर के टुकड़ों या नैपकिन पर हताश पत्र लिखना शुरू कर दिया, जिन्हें वह चुराने में सफल रही थी। अपने बेटे, पुराने दोस्तों, किसी को भी जो उसकी मदद कर सके, को संबोधित करती थी। उसने एक सफाई सहायक को रिश्वत देने की कोशिश की ताकि वह एक पत्र बाहर निकाल सके, लेकिन कर्मचारी अपनी नौकरी खोने या इससे भी बदतर होने के डर से नोट सीधे गुप्ता को सौंप दिया। दंड गंभीर था। सावित्री देवी को 1 सप्ताह के लिए बिना खिड़कियों वाले एक आइसोलेशन रूम में स्थानांतरित कर दिया गया था, ताकि वह अपने हेरफेर व्यवहार पर विचार कर सके। उस अंधेरे में सावित्री देवी लगभग टूट गईं, लेकिन अपने बेटे और अपनी पोती अनन्या की छवि ने उन्हें सांस लेते रहने और पागलपन का विरोध करने की शक्ति दी जो उन्हें निगलने की धमकी दे रहा था। मैं उन्हें मुझे सच में पागल होने का सुख नहीं दूंगी। मैं यहां से निकल जाऊंगी और उन्हें दिखाऊंगी कि सावित्री देवी मेहरा कौन है। उसने अपनी कोठरी के अकेलेपन में खुद से वादा किया। उस अलगाव के बाद ही राधा क्लिनिक में काम करने आई, एक भोली लेकिन अच्छे दिल वाली युवती जिसे अपने परिवार का भरण पोषण करने के लिए पैसे की जरूरत थी। राधा को मुश्किल मरीजों के वार्ड में नियुक्त किया गया था, जहां सावित्री देवी थीं, और पहले दिन से ही उसने कमरा 217 की बूढ़ी महिला में कुछ अलग देखा। अन्य मरीजों के विपरीत जो चिल्लाते थे या खाली जगह में देखते थे, सावित्री देवी ने उसे शिष्टाचार और गरिमा के साथ अभिवादन किया
जो उसके मनोभ्रंश के नैदानिक इतिहास के साथ फिट नहीं बैठता था। सुप्रभात बेटी, मेरा कमरा साफ करने के लिए धन्यवाद। यह एक कठिन काम होगा, सावित्री देवी ने एक सुबह उससे कहा। उसकी आवाज और उसकी नजर की स्पष्टता से राधा को आश्चर्य हुआ। धीरे धीरे झाड़ू लगाने और चादरें बदलने के बीच दोनों महिलाओं के बीच एक खामोश मिलीभगत बुनी गई, जो आपसी सम्मान और राधा के इस अंतर्ज्ञान पर आधारित थी कि कुछ ठीक नहीं था। सावित्री देवी ने सावधानी से राधा को अपने जीवन के टुकड़े, अपने पियानो वादक बेटे, अपने गुलाब के बगीचे, उस विश्वासघात के बारे में बताना शुरू किया जिसने उसे वहां पहुंचाया था, लड़की की वफादारी की परीक्षा लेते हुए। राधा मंत्रमुग्ध और भयभीत होकर सुनती थी। यह महसूस करती थी कि महिला पूरी सुसंगतता के साथ बात कर रही थी और उसकी कहानियां उच्च समाज की उन खबरों से मेल खाती थीं जिन्हें वह कभी कभी पुरानी पत्रिकाओं में पढ़ती थी। आप पागल नहीं हैं, श्रीमती सावित्री। आप तो यहाँ काम करने वाले कई डॉक्टरों से ज्यादा समझदार हैं, राधा ने एक दिन फुसफुसाया, विश्वास का एक समझौता सील करते हुए। सावित्री देवी महीनों में पहली बार रोईं जब उन्हें वैध महसूस हुआ, ये जानकर कि कोई और वास्तविकता देख रहा था और गुप्ता द्वारा बनाई गई झूठ नहीं। उसने राधा से अभी कोई जोखिम भरा काम न करने के लिए कहा, सही समय का इंतजार करने के लिए, क्योंकि वह जानती थी कि गुप्ता खतरनाक था और उसकी हर जगह आंखें थीं। इस बीच हवेली में नैना स्थिति से अधीर होने लगी थी, क्योंकि सावित्री देवी को जीवित रखना, भले ही कैद में हो, अभी भी एक सुप्त जोखिम और एक निरंतर खर्च था। शहर के एक गोपनीय कैफे में गुप्ता के साथ एक गुप्त बैठक में उसने एक अंतिम समाधान की आवश्यकता बताई, जो अध्याय को हमेशा के लिए बंद कर देगा। यह कब तक चलेगा? आनंद, रोहन अभी भी पूछ रहा है कि वह उसे फिर से कब देख पाएगा, और मेरे पास बहाने खत्म हो रहे हैं, नैना ने अधीरता से मेज पर मारते हुए कहा। गुप्ता, लालची लेकिन सीधे हत्या के विचार से डरता था, ने एक वैकल्पिक योजना प्रस्तावित की, सावित्री देवी की मौत का नाटक करना और उसे एक और भी दूर और सस्ते स्थान पर स्थानांतरित करना। हम कह सकते हैं कि उसकी दिल के दौरे से मृत्यु हो गई। हम उसे एक नकली शरीर देंगे या ताबूत बंद कर देंगे, और मैं उसे गांव में एक गुप्त निवास में स्थानांतरित करने की व्यवस्था करूंगा, जहां कोई उसे नहीं खोजेगा। डॉक्टर ने एक शैतानी मुस्कान के साथ सुझाव दिया। नैना ने भयानक ठंडक के साथ योजना स्वीकार कर ली। उस प्रस्ताव में अपने भूत से अंतिम मुक्ति और अपनी जीत का पूर्ण समेकन देखा। वह उस रात घर लौटी और रोहन को एक नकली कोमलता के साथ गले लगाया, उसे आने वाली अपरिहार्य खबर के लिए मनोवैज्ञानिक रूप से तैयार कर रही थी। तुम्हारी माँ हाल ही में बहुत कमजोर रही हैं, प्रिय। हमें किसी भी चीज के लिए तैयार रहना होगा, उसने उसके बालों को सहलाते हुए कहा, उसके दिल में इस्तीफा बोते हुए। रोहन थका हुआ और उदास सिर हिलाया। उसे यह नहीं पता था कि वह दुश्मन के साथ सो रहा था और उसकी मां की नागरिक मृत्युदंड अभी अभी हस्ताक्षरित हुआ था। मौन की साजिश मेहरा परिवार के गले में एक फांसी के फंदे की तरह कसती जा रही थी, सच्चाई को गला घोंटने के लिए हर बार और कसती जा रही थी। योजना को अंजाम देने का दिन नजदीक आ रहा था और क्लिनिक में सावित्री देवी को एक अकथनीय बेचैनी महसूस हुई, एक गहरा पूर्वाभास जिसने उसकी त्वचा पर रोंगटे खड़े कर दिए। उसने राधा को अपनी सबसे कीमती चीज सौंपी, जिसे वह गद्दे के एक छेद में छिपाने में कामयाब रही थी, वह माला जिसे रोहन ने बचपन में उसे उपहार में दिया था। इसे रखो बेटी, और अगर किसी दिन मेरे साथ कुछ होता है या मुझे यहां से ले जाया जाता है तो मेरे बेटे को खोजो और उसे यह दे दो, वह इसका मतलब समझेगा। उसने उसे तत्काल सौंपा। राधा ने माला अपनी वर्दी में छिपा ली, मिशन पूरा करने का वादा किया। यह नहीं जानती थी कि भाग्य उसे जितना वह कल्पना करती थी उससे बहुत पहले ही परख लेगा। झूठ का सही तूफान फटने वाला था और केवल एक सफाई कर्मचारी का नाजुक वादा पूर्ण अंधेरे के खिलाफ आशा के रूप में बचा था। शांतिधाम आरोग्य केंद्र एक पुरानी इमारत थी जिसकी वास्तुकला ब्रूटलिस्ट थी। ग्रे कंक्रीट की दीवारें थीं जो उन थोड़ी सी धूप को भी सोख लेती थीं, जो उसकी खुरदुरी और ठंडी सतहों को छूने की हिम्मत करती थीं। अंदर वातावरण औद्योगिक कीटाणुनाशक, बासी भोजन और दशकों से जमा हुई मानवीय निराशा की सूक्ष्म लेकिन अचूक बदबू का एक दमनकारी मिश्रण था। श्रीमती सावित्री देवी के लिए, जो लकड़ी, मखमल और ताजे फूलों से भरे अपने घर की गर्मजोशी की आदी थीं, यह बांझ वातावरण एक निरंतर संवेदी यातना थी जो उनकी आत्मा को तोड़ने की कोशिश कर रहा था। उनके दिन घंटों से नहीं बल्कि नर्सों की शिफ्टों और दवाओं की ट्रॉली के आगमन से मापे जाते थे। एक नीरस दिनचर्या जिसे इच्छा को रद्द करने के लिए डिजाइन किया गया था। इन सब के बावजूद सावित्री देवी ने एक सख्त अनुशासन बनाए रखा
वह उठती थीं, ठंडे पानी से खुद को धोती थीं और अपने हाथों से प्रार्थना करती थीं। एव मारियास भजन गिनने के लिए अपनी उंगलियों का उपयोग करती थीं, क्योंकि उन्होंने माला राधा को दे दी थी। उनका कमरा नंबर 217 एक छोटा सफेद घन था, जिसमें एक छोटी जालीदार खिड़की थी जो एक सीमेंट के अंदरूनी आंगन की ओर खुलती थी, जहां कभी कुछ हरा नहीं उगता था, केवल दरारों के बीच खरपतवार। वहां से सावित्री देवी आकाश को देखती थीं, स्वतंत्रता का एकमात्र टुकड़ा जो उनके पास बचा था, और बादलों से बात करती थीं। यह कल्पना करती थीं कि वे उनके संदेश उनके बेटे की खिड़की तक ले जाते हैं। मुझे मत भूलना रोहन, मैं अभी भी यहां हूं, मैं अभी भी तुम्हारी मां हूं। वह हवा में फुसफुसाती थीं, अवसाद की कपटपूर्ण आवाज से लड़ रही थीं, जो उन्हें बताता था कि उन्हें पहले ही भुला दिया गया था। अकेलापन उनका निरंतर साथी था, जो केवल राधा की संक्षिप्त मुलाकातों से बाधित होता था, जो मानवता और सैनिटी से उनका एकमात्र संबंध बन गई थी। राधा अपनी सफाई ट्रॉली के साथ आती थीं और फर्श पहुंचने का ढोंग करते हुए उन्हें बाहरी दुनिया की खबरें फुसफुसाती थीं। उन्हें कोई कॉन्ट्राबैंड मिठाई लाती थीं या बस प्यार से उनका हाथ पकड़ती थीं। आज बाहर का दिन बहुत सुंदर है श्रीमती सावित्री, पेड़ खिल रहे हैं और लोग बिना कोट के घूम रहे हैं, राधा उन्हें बताती थीं। उन दृश्यों को शब्दों में चित्रित करती थीं जिन्हें बूढ़ी महिला अब देख नहीं सकती थीं। ये छोटी बातचीतें वह ऑक्सीजन थीं जिसने सावित्री देवी को जीवित रखा, उन्हें यह याद दिलाते हुए कि क्लिनिक की दीवारों के बाहर भी एक दुनिया थी और इंतजार करने लायक थी। हालांकि डॉ. गुप्ता ने मरीज और कर्मचारी के बीच की नजदीकी पर शक करना शुरू कर दिया, यह देखते हुए कि राधा की सफाई की शिफ्ट के बाद सावित्री देवी ज्यादा जीवंत लगती थीं। उन्होंने गलियारों की ज्यादा बार निगरानी करने का आदेश दिया और राधा के समय सारणी को बदल दिया, ताकि सावित्री देवी के सैनिटी के पलों के साथ उनका कम मेला की पास का राम है हो उस खतरनाक बंधन को तोड़ने की कोशिश करते हुए। एक रात झूठी मौत की योजना एक शल्य चिकित्सा संबंधी और क्रूर सटीकता के साथ शुरू की गई, एक बिजली के तूफान का फायदा उठाते हुए जो शहर को तबाह कर रहा था और किसी भी संदिग्ध शोर को ढंक रहा था। 2 हट्टे कट्टे नर्स आधी रात के बाद सावित्री देवी के कमरे में दाखिल हुए। उन्होंने उसे जोर से जगाया और बिना कोई स्पष्टीकरण दिए एक शक्तिशाली शामक इंजेक्ट किया। चलने का समय हो गया है श्रीमती, हम आपको एक बेहतर जगह पर स्थानांतरित कर रहे हैं, उनमें से एक ने व्यंग्य के साथ कहा, जबकि उन्होंने उसे एक स्ट्रेचर पर उठाया, उसकी कलाई और टखनों को चमड़े की पट्टियों से बांध दिया। सावित्री देवी अर्ध बेहोश लेकिन भयभीत अपने बेटे का नाम चिल्लाने की कोशिश की, लेकिन अंधेरे ने उसे पूरी तरह से निगलने से पहले केवल एक दबी हुई कराह निकली। उसे मूसलाधार बारिश में पीछे के सेवा द्वार से बाहर निकाला गया और एक लोगो रहित काली वैन में डाल दिया गया, जो इंजन चालू करके इंतजार कर रही थी। अगली सुबह राधा जहां काम करती थी उस वार्ड में अराजकता का राज था। नर्सें कोनों में फुसफुसा रही थीं और गोपनीयता और घबराहट का माहौल था जिसे चाकू से काटा जा सकता था। जब राधा ने कमरा 217 साफ करने की कोशिश की तो उसे दरवाजा बंद मिला और एक पर्यवेक्षक ने उसे गंभीर भाव से रास्ता रोकते हुए कहा, तुम्हें वहां साफ करने की जरूरत नहीं है राधा, मरीज मेहरा का कल रात एक अचानक दिल के दौरे से निधन हो गया। पर्यवेक्षक ने उसे ठंडेपन से बताया, उसकी आंखों में देखे बिना। राधा को लगा जैसे उसके पैरों के नीचे जमीन खिसक गई हो। पानी का बाल्टी उसके हाथों से फिसल गया और धड़ाम से गिरा। साबुन का पानी पूरे गलियारे में फैल गया। यह नहीं हो सकता, वह कल पूरी तरह से ठीक थी, मैंने उससे बात की और वह मजबूत थी। राधा चिल्लाई, एक पल के लिए अपनी स्थिति और अधिकार पर सवाल उठाने में होने वाले खतरे को भूल गई। चुप हो जाओ और इस गड़बड़ को साफ करो। अगर तुम अपनी नौकरी बचाना चाहती हो तो बूढ़े मरते हैं, यही जिंदगी है। पर्यवेक्षक ने उसे एक उंगली से धमकाते हुए कहा, इससे पहले कि वह गलियारे में एड़ी मारती हुई चली जाए। राधा कांपती हुई और खामोशी से रोते हुए अव्यवस्था को उठाया, लेकिन उसका दिल चिल्ला रहा था कि यह एक झूठ था, कि श्रीमती सावित्री देवी नहीं मरी थीं, कि उन्हें ले जाया गया था। उसी शाम जवाब खोजने के लिए दृढ़ संकल्पित राधा ने शिफ्ट बदलने का फायदा उठाकर प्रशासन कार्यालय में घुसपैठ की और आधे खुले दरवाजे के पीछे एक बातचीत सुनी। यह डॉ. गुप्ता की अचूक आवाज थी जो फोन पर बात कर रहे थे। हाँ, सब कुछ ठीक निकला। रोहन मालिक, पैकेज पहले ही सांता लूसिया के रास्ते में है, किसी को कुछ भी शक नहीं है। हाँ, मृत्यु प्रमाण पत्र पर पहले ही हस्ताक्षर हो चुके हैं। यह सुनकर राधा को डर के मारे चीखने से बचने के लिए अपना मुंह ढंकना पड़ा। उसकी सबसे खराब आशंकाएं सच साबित हुईं।
श्रीमती सावित्री देवी को उसकी अपनी बहू की मिलीभगत से अगवा कर लिया गया था और मानचित्र से मिटा दिया गया था। वह जानती थी कि वहां रहना खतरनाक था, कि अगर उन्हें पता चला कि वह क्या जानती थी तो उसे एक घातक दुर्घटना का सामना करना पड़ सकता था। लेकिन वह यह भी जानती थी कि वह अपनी दोस्त को उसके भाग्य पर नहीं छोड़ सकती थी। उसने उसी दिन इस्तीफा देने का फैसला किया, यह कहते हुए कि उसे तत्काल पारिवारिक समस्याएं थीं, ताकि वह स्वतंत्र रूप से घूम सके और रोहन मेहरा तक पहुंचने का तरीका खोज सके। वह शांतिधाम आरोग्य केंद्र से मोती की माला अपने सीने से लगाए हुए निकली, इमारत के ग्रे मुखौटे के सामने कसम खाकर कि वह न्याय के लिए वापस आएगी। इस बीच काली वैन सावित्री देवी को मीलों दूर तुलुका के बाहरी इलाके में एक ग्रामीण और अलग थलग क्षेत्र की ओर ले जा रही थी, जहां एकांत धाम आश्रम स्थित था। यह जगह कोई क्लिनिक नहीं थी, बल्कि अवांछित लोगों का एक गोदाम थी। नीलगिरी के पेड़ों के बीच छिपी एक पुरानी और टूटी फूटी हवेली, जो बिना चिकित्सा लाइसेंस और नैतिक मूल्यों वाले लोगों द्वारा चलाई जाती थी। जागने पर सावित्री देवी ने खुद को एक और भी छोटे और नम कमरे में पाया। छत पर फफूंद के धब्बे और एकमात्र खिड़की पर जंग लगी सलाखें थीं। एक हठी और कठोर दिखने वाली महिला उसे देखने आई। आपके नए घर में आपका स्वागत है, दादी माँ। यहाँ कोई सवाल नहीं पूछे जाते और कोई परेशान नहीं किया जाता। अगर आप अच्छी तरह व्यवहार करती हैं तो आपको खाने को मिलेगा, अगर नहीं तो भूखी रहेंगी। सावित्री देवी ने डर के मारे समझा कि वह नर्क में एक और सीढ़ी उतर गई थी, लेकिन उनके भीतर आक्रोश की एक लौ पहले से कहीं ज्यादा मजबूती से जल उठी। शांतिधाम आरोग्य केंद्र में डॉ. गुप्ता ने सावित्री देवी के इतिहास को सावधानी पूर्वक मिटा दिया, नर्सिंग नोट्स को नष्ट कर दिया और रिकॉर्ड को बदल दिया, ताकि सब कुछ प्राकृतिक मृत्यु के आधिकारिक संस्करण से मेल खाए। वह खुद को अछूत महसूस कर रहा था, एक देवता जो तय करता था कि कौन सामाजिक रूप से जीवित रहता है और कौन मरता है, नैना शर्मा के अथाह पैसे से समर्थित। उसे यह नहीं पता था कि एक साधारण सफाईकर्मी की वफादारी और एक माँ का प्यार ऐसी शक्तियां थीं जिन्हें रिश्वत या धमकियों से मापा या नियंत्रित नहीं किया जा सकता था। क्लिनिक अपने सन्नाटे और शामक दवाओं की दिनचर्या में वापस आ गया। अन्य भुला दिए गए लोगों की चीखों को निगल गया, लेकिन सावित्री देवी के खिलाफ किए गए अन्याय का भूत दीवारों में समा गया। राधा, अब सिस्टम से बाहर, ने अपनी खुद की जांच शुरू की। आसपास के इलाकों में विवेकपूर्ण ढंग से पूछताछ की। सावित्री देवी की मौत के बारे में अखबारों की कतरनें संजो कर रखीं और मेहरा हवेली को दूर से देखा। वह जानती थी कि वह बस घंटी नहीं बजा सकती और बिना सबूत के अपनी कहानी नहीं बता सकती। उसे पागल या जबरन वसूली करने वाला मान लिया जाएगा और वह जेल में समाप्त हो जाएगी। उसे एक योजना की जरूरत थी। उसे घर में घुसना था, रोहन का विश्वास जीतना था और झूठ पर प्रहार करने के लिए सही समय खोजना था। सालों का इंतजार बीता, दूसरे घरों में काम करना, पैसे बचाना और प्रार्थना करना, लेकिन एक दिन भी राधा कमरा 217 में किए गए वादे को नहीं भूली। एकांत धाम आश्रम में अपनी कैद में सावित्री देवी शारीरिक रूप से बूढ़ी हो गईं। उनके बाल पूरी तरह से सफेद हो गए और उनकी त्वचा पार्चमेंट की तरह झुर्रीदार हो गई, लेकिन उनका दिमाग तेज रहा, प्रार्थना करता रहा और अपने पिछले जीवन के हर विवरण को याद करता रहा। वह अपने बेटे के सितार संगीत की यादों से चिपकी रही, पहचान न भूलने के लिए धीमी आवाज में धुनें गुनगुनाती रही कि वह कौन थी और कहां से आई थी। मैं सावित्री देवी मेहरा हूं, रोहन की मां, अनन्या की दादी, और मैं जिंदा हूं। हर सुबह आंखें खोलते ही वह एक मंत्र की तरह दोहराती थी। भ्रष्ट प्रणाली के ठंडे आलिंगन ने उसके दिल को जमा नहीं पाया था, जो एक जिद्दी और अविनाशी आशा की धुन पर धड़कता रहा। जिस सुबह रोहन को अपनी मां की मौत की खबर मिली, सूरज शहर पर एक क्रूर विडंबना के साथ चमक रहा था। उस दिन को रोशन कर रहा था जो उसके लिए उसकी आत्मा की सबसे काली रात बन जाएगा। डॉ. गुप्ता की आवाज फोन के दूसरी तरफ पेशेवर और झूठी करुणा से भरी हुई थी, उन शब्दों को दोहराते हुए जिनका उसने दर्पण के सामने अभ्यास किया था। मुझे बहुत अफसोस है रोहन, हमने हर संभव प्रयास किया, लेकिन सोते समय उसका दिल बस रुक गया। रोहन को लगा कि रिसीवर 1 टन भारी था और डॉक्टर के शब्द उसके दिमाग में देर से पहुंच रहे थे, अविश्वास और तीव्र दर्द की परत से ढंके हुए थे। उसने अलविदा कहे बिना फोन रख दिया और खाली जगह में देखता रहा, यह महसूस करते हुए कि उसके अपने अस्तित्व का एक मौलिक हिस्सा टूट रहा था और खाई में गिर रहा था। नैना एक निपुण अभिनेत्री की तरह सही समय पर वहां प्रकट हुई, पहले से ही एक काले रेशमी बाथरोब में सजी हुई थी, मानो उसने शोक का अनुमान लगा लिया था, या शायद सिर्फ इसलिए कि काला रंग उसकी आकृति पर अच्छा लगता था। क्या हुआ प्रिय, तुम कागज की तरह पीले पड़ गए हो?
उसने एक नकली चिंता के साथ पूछा, उसे गले लगाने के लिए पास जाते हुए, इससे पहले कि वह खबर को आर्टिकुलेटेड भी कर पाता। वह चली गई। नैना, मेरी माँ उस भयानक जगह पर अकेली मर गई और मैं उनका हाथ पकड़ने के लिए वहां नहीं था। रोहन अपनी पत्नी की बाहों में ढह गया, उसी व्यक्ति में सांत्वना की तलाश में जिसने उसकी दुर्भाग्य को बढ़ावा दिया था। नैना ने अपने पति के कंधे पर एक विजयी मुस्कान छिपा ली, उसकी पीठ सहलाते हुए और सांत्वना के खोखले शब्द फुसफुसाते हुए। उसने अब आराम कर लिया है मेरे प्रिय। वह बहुत दर्द में थी, अब वह एक बेहतर जगह पर है और हमें आकाश से देख रही है। अंतिम संस्कार का आयोजन नैना द्वारा लिए गए तेज फैसलों का एक बवंडर था, जिसने यह सुनिश्चित करने के लिए सब कुछ संभाला कि कोई गलत सवाल न पूछे या शरीर को देखने की कोशिश न करे। उसने तर्क दिया कि भारी दवाओं और बीत चुके समय के कारण डॉ. गुप्ता ने श्रीमती सावित्री देवी की गरिमापूर्ण छवि को बनाए रखने के लिए बंद ताबूत में अंतिम संस्कार की दृढ़ता से सिफारिश की थी। रोहन एक पैरालाइजिंग अवसाद में डूबा हुआ, हर चीज पर सहमति व्यक्त करता था, लड़ने या स्पष्ट रूप से सोचने में असमर्थ था। अपनी पत्नी और दोस्त डॉक्टर के निर्णय पर आंख बंद करके भरोसा करता था। हवेली सफेद फूलों के हारों, उच्च समाज के दोस्तों से भर गई जो प्रोटोकॉल का पालन करने आए थे, और दिवंगत महिला के बारे में पाखंडी फुसफुसाहट थी कि वह कितनी अच्छी महिला थी। अंतिम संस्कार के दिन मुख्य कमरा एक चैपल में बदल गया था, जिसमें पॉलिश किए गए महोगनी का ताबूत केंद्र में था। मोमबत्तियों से घिरा हुआ था जो दीवारों पर नाचती हुई परछाइयां फेंकती थीं। रोहन घंटों ताबूत के सामने बैठा रहा, ठंडी लकड़ी को छूता रहा, उसे छोड़ने के लिए खामोशी से माफी मांगता रहा, वह मजबूत बेटा न होने के लिए जो वह हकदार थी। मुझे माफ कर दो माँ, मुझे माफ कर दो कि मैं तुम्हें घर नहीं ला सका, वह लगातार फुसफुसाता रहता था। उस अपराध बोध से खुद को प्रताड़ित करता रहता था जिसे नैना ने उसमें इतनी सावधानी से विकसित किया था। ताबूत के अंदर कोई शरीर नहीं था, केवल रेत के बोरे और बराबर वजन के पत्थर थे। एक भयानक मजाक जो शोकाकुल लोगों की आंसुओं भरी आंखों से अनसुना रह गया। नैना मेहमानों का एक उदास एलिगेंस के साथ स्वागत करती थी, संवेदनाएं स्वीकार करती थी और अपने पति की ताकत की प्रशंसा करती थी। परिवार की कठोर विधवा और समर्थक की भूमिका को पूर्णता के साथ निभा रही थी। यह एक आशीर्वाद था। वास्तव में उसका दिमाग अब यहां नहीं था। वह उत्सुक दोस्तों से कहती थी, जबकि वे बगल के कमरे में कॉफी और बिस्कुट पी रहे थे, सावित्री देवी की कहानी को अपनी सुविधा के अनुसार फिर से लिख रही थी। कोई भी उस राक्षसी सच्चाई पर शक नहीं करता था जो सम्मानजनक शोक के मुखौटे के पीछे छिपी हुई थी। समाज बीमारी और प्राकृतिक मृत्यु में विश्वास करना पसंद करता था, बजाय इसके कि ऐसी नीच साजिश की कल्पना करे। अनन्या, जो तब केवल 3 साल की थी, यह नहीं समझती थी कि उसकी दादी उस लकड़ी के बक्से में क्यों थीं और उसके पिता इतना क्यों रो रहे थे, लेकिन उसने बूढ़ी महिला की अनुपस्थिति को अपने छोटे से संसार में एक ठंडे छेद के रूप में महसूस किया। पारिवारिक कब्रिस्तान में दफनाना तेज और ग्रे रंग का था, एक बादल भरे आकाश के नीचे जो रोहन की उदासी को साझा करता हुआ प्रतीत होता था। खाली कब्र पर मिट्टी की आखिरी फावड़े के साथ झूठ के चक्र को बंद करता हुआ रोहन संगमरमर की कब्र के सामने खड़ा रहा, जिस पर लिखा था, यहाँ सावित्री देवी मेहरा, प्यारी माँ, विश्राम करती हैं, यह महसूस करते हुए कि उसके साथ वह अपनी संगीत और जीने की खुशी को भी दफना रहा था। हवेली में वापस लौटना और भी बुरा था, क्योंकि घर का सन्नाटा अब इंतजार का नहीं बल्कि निश्चित अनुपस्थिति का था। हर कोना उस मुखिया का नाम चिल्ला रहा था जो अब वापस नहीं लौटेगी। नैना पन्ना पलटने के लिए उत्सुक थी, लगभग तुरंत घर में बदलाव का सुझाव देना शुरू कर दिया। हमें कार्यालय को पेंट करना चाहिए, उन पुराने पर्दों को हटाना चाहिए, एक नया रूप देना चाहिए ताकि हम उदास न रहें। रोहन ने इन सुझावों पर असामान्य क्रोध के साथ प्रतिक्रिया व्यक्त की, सख्ती से यह मना करते हुए कि उसकी मां की किसी भी चीज को छुआ न जाए। वस्तुओं से चिपका रहा जैसे कि वे ताबीज हों। उसने शराब और काम में शरण ली, अपने कार्यालय में या पियानो के सामने घंटों बिताए बिना एक भी कुंजी बजाए अपने ही जीवन में एक भूत बन गया। नैना के साथ संबंध और भी ठंडे हो गए। हालांकि उसका नियंत्रण था, उसके पति का प्यार या सम्मान नहीं था जो अनजाने में उसे दर्द और नुकसान से जोड़ता था। नैना इस बात से निराश थी कि सावित्री देवी की मौत से उसे वह तुरंत खुशी नहीं मिली थी जिसकी उसे उम्मीद थी। उसने अकेले यात्रा करना शुरू कर दिया, अपने आंतरिक खालीपन को भरने के लिए पारिवारिक भाग्य को कपड़े और गहनों पर खर्च करती रही। साल बीतते गए इस जहरीले गतिशीलता को खींचते हुए अनन्या एक ऐसे घर में बड़ी हुई जहां उसकी दादी का नाम कम
और हमेशा एक प्रतिबंधित उदासी के स्वर में लिया जाता था। संवेदनशील और बुद्धिमान बच्ची ने अपने माता पिता के बीच तनाव और उस छाया को महसूस किया जो हमेशा उसके पिता को ढंकती हुई प्रतीत होती थी। उस रहस्यमयी दादी की आकृति के प्रति एक सहज जिज्ञासा विकसित करती हुई रोहन समय से पहले बूढ़ा हो गया। उसके बालों में सफेदी आ गई और माथे पर गहरी झुर्रियां पड़ गईं। कलाकार की चमक खो गई जो कभी उसके पास थी। हालांकि उसके दिल की गहराइयों में कुछ भी पूरी तरह से फिट नहीं बैठ रहा था। एक आंतरिक भावना कि उसकी मां का अंत सही नहीं था, एक बेचैनी जिसने उसे शांति से आराम नहीं करने दिया। इस बीच एकांत धाम आश्रम में सावित्री देवी सभी बाधाओं के बावजूद जीवित रहीं, यादों और इस जिद्दी उम्मीद पर पलते हुए कि उसका बेटा आएगा। उसने समय की सटीक अवधारणा खो दी थी, लेकिन अपनी कोठरी में तापमान के बदलाव और खिड़की से आने वाली रोशनी से मौसमों को चिह्नित करती थी। उसे नहीं पता था कि उसका बेटा हर रविवार को एक खाली कब्र पर फूल चढ़ाता था, न ही कि उसकी बहू पेरिस या मिलान में उसकी विरासत खर्च कर रही थी। वह निलंबित अस्तित्व के एक लिम्बो में रहती थी, कानूनी दुनिया के लिए एक मृत और वास्तविक दुनिया के लिए एक कैदी। नैना का झूठ सही और अविनाशी लगता था, आधिकारिक प्रमाण पत्रों और समय के बीतने से सुरक्षित था, जो संदेहों को मिटा देता है। लेकिन झूठ चाहे कितना भी अच्छी तरह से बनाया गया हो, ताश के महल की तरह होते हैं जिन्हें ढहने के लिए सही दिशा में हवा के एक झोंके की जरूरत होती है, और वह हवा पहले ही चल रही थी। धीरे धीरे एक पुरानी सफाई कर्मचारी के रूप में नजदीक आ रही थी, जिसने कभी एक वादा नहीं भूला, और एक उत्सुक बच्ची के रूप में जो स्टोर रूम में चढ़ने वाली थी। झूठ पर बना शोक अब सच्चाई का सामना करने वाला था, जो पहले से कहीं ज्यादा जीवित थी। झूठे अंतिम संस्कार के बाद 6 साल बीत चुके थे और मेहरा हवेली सतही तौर पर बदल गई थी। नैना के ठंडे और मिनिमलिस्ट स्वाद के अनुसार आधुनिक हो गई थी। अपनी मूल क्लासिक आकर्षण का अधिकांश हिस्सा खो दिया था। हालांकि घर के कुछ क्षेत्र प्रतिबंधित और भुला दिए गए थे, धूल और रहस्यों को जमा करते हुए, जैसे ऊपरी मंजिल पर बड़ा स्टोर रूम जहां कोई कभी नहीं जाता था। अनन्या अब एक 9 साल की जीवंत और उत्सुक बच्ची उन अनछुए कोनों के प्रति एक अनूठा आकर्षण महसूस करती थी। अपने मां द्वारा थोपे गए कठोर और शांत वातावरण से बचने के लिए रोमांच की तलाश में एक बरसात की शाम, उसी तरह जैसी उस रात जब सब कुछ शुरू हुआ था, अनन्या ने इस बात का फायदा उठाया कि उसकी मां सोशल क्लब में थी और उसके पिता कार्यालय में थे, ताकि वह सीढ़ियों से ऊपर स्टोर रूम में जा सके। स्टोर रूम में पुरानी लकड़ी, नेफ्थलीन और रुके हुए समय की गंध आती थी। एक गंदी रोशनदान से रोशनी छनकर अंदर आती थी, धूल के कणों को हवा में नाचते हुए रोशन करती थी जैसे छोटे सुनहरे परी हों। अनन्या ने गत्ते के बक्सों, पुराने यात्रा के बक्सों और सफेद चादरों से ढके फर्नीचर के बीच खोज करना शुरू किया, जो स्थिर भूतों की तरह लग रहे थे, जो जागने का इंतजार कर रहे थे। एक कोने में, एक पुराने कोट रैक के पीछे, उसे एक बड़ी तस्वीर मिली जो दीवार की ओर मुड़ी हुई थी, मानो उसे सजा दी गई हो या शर्म से छिपाया गया हो। बहुत कोशिश के बाद बच्ची ने भारी सुनहरे फ्रेम को घुमाया और एक बूढ़ी लेकिन सुंदर महिला के चित्रित चेहरे के सामने खुद को पाया, जिसकी आंखें दयालु थीं, जो सीधे उसकी आत्मा में देखती हुई प्रतीत होती थीं, और एक मुस्कान जो उसे अजीब तरह से परिचित लगी। कितनी सुंदर हो तुम, अनन्या ने फुसफुसाते हुए अपनी छोटी उंगलियों को तेल चित्र की बनावट पर फेरा। चित्र में महिला के साथ एक तत्काल और अकथनीय संबंध महसूस किया। वह श्रीमती सावित्री देवी थीं, अपने सर्वश्रेष्ठ सालों में चित्रित, प्रसिद्ध सोने का हार पहने हुए और लालित्य और शक्ति के साथ बैठी हुई, एक गर्मजोशी रेडिएटिंग कर रही थीं, जो घर के बाकी हिस्सों में गायब थी। अनन्या ने सावधानी से चित्र को नीचे उतारा और उसके सामने बैठ गई, यह कल्पना करते हुए कि यह रहस्यमय रानी कौन होगी। यह नहीं जानती थी कि वह अपने ही खून को देख रही थी। उसी पल उसने सीढ़ियों पर तेज कदमों की आवाज सुनी। यह नैना थी, जो उम्मीद से पहले लौट आई थी और अपनी बेटी को अधीरता से खोज रही थी। नैना स्टोर रूम में दाखिल हुई और दृश्य देखकर अचानक रुक गई। उसकी बेटी अपनी सांस के प्रतिबंधित चित्र के सामने बैठी थी, मानो भूत अपने स्थान का दावा करने के लिए वापस आ गया हो। नैना के चेहरे से रंग उड़ गया और उस पर एक तर्कहीन क्रोध छा गया, जो अतीत के उजागर होने के गहरे डर से पैदा हुआ था। अनन्या, तुम उस पुरानी बकवास को क्यों छू रही हो? मैंने तुम्हें 1000 बार कहा है कि यहाँ ऊपर मत आना, नैना चिल्लाई। बच्ची की ओर बढ़ते हुए और चित्र को हिंसा से छीनते हुए अनन्या डर गई और पीछे हट गई, यह न समझते हुए कि उसकी मां एक साधारण सुंदर चित्र के प्रति इतनी नफरत से क्यों प्रतिक्रिया कर रही थी। मैं बस खेल रही थी, मां, वह मुझ पर मुस्कुरा रही थी।
वह कौन है? क्या वह पापा जैसी दिखती है? अनन्या ने मासूमियत से पूछा, एक ऐसी सच्चाई फेंकते हुए जिसने नैना को एक थप्पड़ की तरह मारा। वह कोई नहीं है, वह एक दूर की रिश्तेदार है जो बहुत पहले मर गई। एक बुरी और पागल औरत जिसके बारे में बात नहीं की जाती। नैना ने कांपती आवाज में झूठ बोला, चित्र को दीवार से लगाने और उसे एक पुरानी कंबल से ढांकने की कोशिश करते हुए। अब अपने कमरे में जाओ और अपने हाथ धो लो, तुम धूल से भरी हुई हो, उसने आदेश दिया, बच्ची को धीरे से बाहर की ओर धकेलते हुए। अनन्या ने आज्ञा मानी, लेकिन अपनी यादों में उस तस्वीर को और उस भावना को ले गई कि उसकी मां उस बुरी महिला के बारे में कुछ महत्वपूर्ण छिपा रही थी। उसी रात रोहन घर आया, सामान्य से ज्यादा थका हुआ था और उसने एक अजीब माहौल देखा। अनन्या रात के खाने के दौरान चुप थी और नैना सामान्य से ज्यादा शराब पी रही थी। उसकी नजरें घबराई हुई थीं। क्या कुछ हुआ? तुम आज बहुत चुप हो, रोहन ने बर्फ तोड़ने की कोशिश करते हुए टिप्पणी की। ज्यादा सफलता नहीं मिली। तुम्हारी बेटी जो स्टोर रूम में कूड़ा करकट खंगालने पर अड़ी है, उसे तुम्हारी मां की वह पुरानी तस्वीर मिली और मुझे उसे डांटना पड़ा। नैना ने घटना को कम करने की कोशिश करते हुए कहा, लेकिन अपने पति की प्रतिक्रिया पर नजर रखी। रोहन का कांटा उसके मुंह के आधे रास्ते में रुक गया। उसे उदासीनता और दर्द की एक चुभन महसूस हुई। तुम्हें उसे कूड़ा नहीं कहना चाहिए, नैना। यह मेरी मां का चित्र है, उसने धीमी लेकिन दृढ़ आवाज में कहा, सालों में पहली बार सावित्री देवी की याद का बचाव करते हुए। इस बीच भाग्य अपने धागों को घुमाता रहा। हाउसकीपर की रिक्ति, जो पिछली नौकरानी के बर्खास्त होने के बाद खाली हो गई थी, नैना के बुरे स्वभाव का एक और शिकार को तत्काल भरने की जरूरत थी। एक संयोग से जो केवल प्रोविडेंस का काम हो सकता था, एजेंसी ने राधा वर्मा का बायोडाटा भेजा, जो धैर्यपूर्वक ऐसे अवसर का इंतजार कर रही थी। रोहन ने बिना ज्यादा ध्यान दिए कागजात की जांच करते हुए राधा द्वारा दोस्तों की मदद से प्राप्त किए गए उत्कृष्ट नकली संदर्भों के आधार पर भर्ती को मंजूरी दे दी। इस प्रकार वह महिला जिसके पास सच्चाई की कुंजी थी, एक बार फिर हवेली की दहलीज को पार करने वाली थी, इस बार अंदर से। राधा चित्र घटना के 2 दिन बाद आई, एक बेदाग वर्दी और एक विनम्र सेवा भाव के साथ, लेकिन हर विवरण पर उसकी नजरें तेज थीं। मुख्य कमरे में प्रवेश करते ही उसने फर्नीचर, गंध और घर की ऊर्जा को पहचान कर एक सिहरण महसूस की, जिसे श्रीमती सावित्री देवी ने अपनी कहानियों में कई बार वर्णित किया था। स्वागत है, मुझे उम्मीद है कि तुम कुशल और विवेकशील रहोगी। मुझे गपशप और धीमापन पसंद नहीं है, नैना ने अपनी पहली साक्षात्कार में उसे चेतावनी दी। उस बूढ़ी महिला में उस युवती को नहीं पहचानते हुए जिसने सालों पहले क्लिनिक में काम किया था, राधा ने सिर झुकाया ताकि अपनी आंखों में चुनौती की चमक छिपा सके। हाँ मालकिन, मैं एक कब्र की तरह चुप रहूंगी। अपने शुरुआती दिनों के दौरान राधा ने सफाई और अवलोकन में खुद को समर्पित कर दिया। अनन्या का विश्वास बिस्कुट और कहानियों से जीता और रोहन और नैना के समय सारणी का अध्ययन किया। वह रोहन के अध्ययन की सफाई कर रही थी जब उसे कुछ किताबों के पीछे छिपी हुई श्रीमती सावित्री देवी की एक छोटी तस्वीर मिली, जिसे वह गुप्त रूप से रखता था। उसे देखकर राधा को एक पल के लिए सांस लेने के लिए बैठना पड़ा, तस्वीर को चूमते हुए मानो वह एक धार्मिक प्रतिमा हो। मैं यहां हूं मेरी मालकिन, चिंता मत करो, मैं आ गई हूं, उसने खाली जगह में फुसफुसाया। उस दोपहर जबकि नैना अपने मालिश सत्र में थी, राधा ने अनन्या को अपने कमरे में अकेले बात करते हुए सुना। बच्ची अपनी गुड़ियों को चित्र वाली दादी के बारे में बता रही थी। राधा उसे नाश्ता लाने के बहाने अंदर आई और धीरे से पूछा, तुम किस दादी के बारे में बात कर रही हो? बच्ची अनन्या? अनन्या ने विश्वास के साथ उसे स्टोर रूम में मिली खोज के बारे में बताया और वह अपने पिता से कितनी मिलती जुलती थी। राधा को लगा कि उसका दिल तेजी से धड़क रहा था। चित्र वहां सुलभ था, वह दृश्य प्रमाण जिसकी उसे रोहन का सामना करने के लिए जरूरत थी। उसने फैसला किया कि वह और इंतजार नहीं कर सकती। नैना द्वारा खोजे जाने का जोखिम ज्यादा था और बीतने वाला हर दिन सावित्री देवी के लिए पीड़ा का एक और दिन था। वह रोहन के अकेले होने का इंतजार करेगी, उस भेद्यता के पल में जो उसे आमतौर पर दोपहर में पियानो के सामने होता था। वह चुपचाप स्टोर रूम में गई, चित्र को वापस लिया और उसे एक चादर में लपेटकर नीचे ले आई। उसे सही समय तक रसोई के स्टोर में छिपा दिया। मंच का अंतिम टुकड़ा तैयार था। अब केवल उस माचिस की तीली को जलाने का साहस बचा था जो झूठ को उड़ा देगा। निर्णायक क्षण एक तूफानी दोपहर को आया, मानो मौसम उस नाटकीय चक्र को बंद करना चाहता था जो सालों पहले बारिश के साथ शुरू हुआ था। नैना एक चैरिटी गाला में गई थी, रोहन को घर पर अकेला छोड़ गई थी। ब्रांडी के गिलास के सामने अपनी सामान्य उदासी में डूबा हुआ था। राधा जानती थी
कि यह उसका सुनहरा अवसर था। उसने अपनी वर्दी ठीक की, मोती की माला उठाई जिसे उसने एक खजाने की तरह अपनी जेब में रखा था, और मुख्य कमरे की ओर बढ़ गई। रोहन ने उसे अंदर आते देखा तो नजर उठाई। यह देखकर हैरान था कि वह अभी तक आराम करने के लिए नहीं गई थी। क्या तुम्हें कुछ चाहिए, राधा? उसने दूर की विनम्रता से पूछा। मुझे चाहिए कि आप मेरी बात सुने, रोहन मालिक, लेकिन अपनी नौकरानी के रूप में नहीं, बल्कि एक इंसान के रूप में जो एक सच्चाई का बोझ उठाए हुए है जो आपकी है। राधा ने ऐसी दृढ़ता से कहा जिसने रोहन को अपना गिलास मेज पर रखने पर मजबूर कर दिया। महिला ने माला निकाली और उसे कांच की सतह पर रख दिया। मोतियों के टकराने की आवाज कमरे की खामोशी में एक गोली की तरह गूंज उठी। रोहन ने वस्तु को देखा और तुरंत पीला पड़ गया। वह उसे दुनिया में कहीं भी पहचान लेता। यह उसकी पहली कम्युनियन की माला थी जिसे उसकी मां हमेशा अपने साथ रखती थी। तुमने यह कहां से पाया? क्या तुमने इसे चुराया? रोहन ने क्रोध और भ्रम के मिश्रण के साथ खड़े होते हुए पूछा, स्पष्ट रूप से कांप रहा था। नहीं मालिक, यह उन्होंने दिया था। आपकी मां श्रीमती सावित्री देवी ने। शांतिधाम आरोग्य केंद्र के कमरा 217 में। राधा ने अपने मालिक के क्रोध के सामने पीछे हटे बिना जवाब दिया। उन्होंने मुझे यह इसलिए दिया था ताकि अगर मैं कभी आपको ढूंढ पाऊं तो मैं आपको यह दूं, इस सबूत के रूप में कि वह अभी भी जिंदा थीं और अपने बेटे का इंतजार कर रही थीं। रोहन को लगा कि दुनिया उसके चारों ओर घूम रही है। राधा के शब्द असंभव थे, बेतुके थे, उस मृत्यु और अंतिम संस्कार की वास्तविकता से टकरा रहे थे जिसे उसने जिया था। तुम झूठ बोल रही हो और मेरी मां 6 साल पहले मर गईं। मैंने उसे दफनाया था। रोहन ने अपने सिर को हाथों से पकड़कर चिल्लाया, हताश होकर। आपने पत्थरों से भरा एक बक्सा दफनाया, मालिक, या एक शरीर जो उनका नहीं था? राधा ने नरमी से लेकिन क्रूर दृढ़ता से जवाब दिया। मैंने उस क्लिनिक में काम किया था। मैंने उनकी देखभाल की थी। मैंने उनके कथित रूप से निधन होने के महीनों बाद उनसे बात की थी। वह पागल नहीं थी, मालिक। उन्हें आपकी पत्नी और उस भ्रष्ट डॉक्टर ने अगवा कर लिया था। रोहन सोफे के सामने घुटनों के बल गिर गया। रहस्योद्घाटन का प्रभाव खड़े होने के लिए बहुत ज्यादा था। यादें उसके दिमाग में उमड़ने लगीं। बंद ताबूत, नैना की जल्दबाजी, पोस्टमार्टम की कमी, गुप्ता का शरीर को देखने से इनकार, सब कुछ एक भयानक और भयानक अर्थ लेने लगा था। मुझे सब कुछ बताओ, कुछ मत छिपाओ। रोहन ने फर्श से भीख मांगी, राधा को एक ऑरेकल की तरह देखते हुए, और राधा बोली। उसने उसे प्रार्थना की रातों के बारे में बताया, बाधित पत्रों के बारे में, सावित्री देवी की सैनिटी और उसके और अनन्या के लिए उसके अटूट प्यार के बारे में। उसने उसे बताया कि उस बरसात की रात उन्हें कैसे बाहर निकाला गया, कैसे उन्हें धोखा दिया गया और कैसे क्लिनिक के कर्मचारियों को धमकियों से चुप करा दिया गया। राधा का हर शब्द एक ईंट था जो नैना के झूठ की दीवार को नष्ट कर रहा था और साथ ही आशा की सीढ़ी बना रहा था। रोहन एक बच्चे की तरह रोया, एक दिल दहला देने वाला रोना जिसने वर्षों के संचित अपराध बोध और गलत तरीके से संसाधित शोक को मुक्त किया। उसे एहसास हुआ कि उसकी प्रवृत्ति हमेशा सही थी, कि उसके सीने में वह बेचैनी उसकी मां की आवाज थी, उसे कैद से बुला रही थी। वह अब कहाँ है? क्या वह अभी भी जिंदा है? उसने दबी हुई आवाज में पूछा, यह डरते हुए कि बहुत देर हो चुकी होगी। मुझे निश्चित रूप से नहीं पता मालिक। उन्हें बाहरी इलाके में एकांत धाम नाम की जगह पर ले जाया गया था, लेकिन अगर भगवान न्यायपूर्ण है तो वह अभी भी प्रतिरोध कर रही होंगी क्योंकि वह एक लोहे की महिला है। राधा ने उसे उठने में मदद करने के लिए हाथ देते हुए जवाब दिया। उसी पल रोहन वह हारा हुआ और मैनिपुलेबल आदमी नहीं रहा जो वह पिछले 1 दशक से था। एक ठंडा और गणनात्मक क्रोध उस पर हावी हो गया। यह केवल क्रोध नहीं था, यह एक बेटे का दृढ़ संकल्प था जो विफल हो गया था और उसके पास खुद को सुधारने का आखिरी मौका था। हम उसे ढूंढ लेंगे, राधा, और मैं अपनी जिंदगी की कसम खाता हूं कि जिन्होंने यह किया वे उसके हर आंसू का भुगतान करेंगे। रोहन ने माला को अपनी मुट्ठी में तब तक दबाया जब तक उसके नकल सफेद नहीं पड़ गए। तभी राधा स्टोर रूम से चित्र लाई और उसे उसके सामने रखा। उसे देखिए मालिक, वह वही महिला है जिसे मैंने देखा था, वही नजर। किसी को भी आपको कभी और कुछ भी कहने न दे। रोहन ने अपनी मां के चित्रित चेहरे को सहलाया, अपने संरक्षण के वादे को नवीनीकृत किया जिसे उसने सालों पहले तोड़ा था। अब कोई संदेह नहीं था, केवल एक स्पष्ट और तत्काल मिशन। उसी क्षण मुख्य दरवाजा खुला और नैना की एड़ियों की आवाज वेस्टिब्यूल में गूंज उठी। वह अपनी पार्टी से लौट रही थी, शैंपेन और अहंकार से मदहोश। यह नहीं जानती थी कि वह भेड़िए के मुंह में घुस रही थी। रोहन ने राधा को अपने बगल में रहने का इशारा किया और प्रवेश द्वार की ओर मुड़ा,
अपनी पत्नी का इंतजार कर रहा था, एक ऐसी अभिव्यक्ति के साथ जो यमराज को भी कांप देती। टकराव आसन्न था। नैना एक धुन गुनगुनाते हुए कमरे में दाखिल हुई, अपने फर कोट को उतारा और रोहन को हाथ में माला लिए खड़े और उसके बगल में नौकरानी को चुनौती भरी नजर से देखकर अचानक रुक गई। उसके बाद जो खामोशी छाई वह सघन, बिजली से भरी हुई थी। तुम लोग जागे हुए क्यों हो? और यह महिला इस समय यहाँ क्या कर रही है? नैना ने पूछा। उसे लगा जैसे कुछ बहुत गलत था। रोहन ने तुरंत जवाब नहीं दिया, बस उसकी ओर एक कदम बढ़ाया, माला दिखाते हुए। नमस्ते नैना, माँ तुम्हें उस नर्क से सलाम भेजती हैं जहां तुमने उन्हें धकेल दिया था। रोहन ने इतनी ठंडी आवाज में कहा कि नैना को लगा कि उसका खून नसों में जम गया है। नैना का चेहरा सेकंडों में भ्रम से पूर्ण आतंक में बदल गया। उसने हंसने की कोशिश की, उसने आक्रोश का कार्ड खेलने की कोशिश की, लेकिन रोहन की नजर ने उसे पूरी तरह से निहत्था कर दिया। तुम क्या कह रहे हो? तुम नशे में हो रोहन, तुम असंगत बातें कर रहे हो। वह लड़खड़ाते हुए दरवाजे की ओर पीछे हटते हुए एक सहज भागने का रास्ता खोज रही थी। नहीं नैना, सालों में पहली बार मैं पूरी तरह से होश में और जागा हुआ हूं, उसने निर्दयता से आगे बढ़ते हुए जवाब दिया। मुझे क्लिनिक के बारे में पता है, मुझे खाली ताबूत के बारे में पता है, मुझे पता है कि तुमने गुप्ता को मेरी मां को अगवा करने के लिए भुगतान किया था। राधा ने मुझे सब कुछ बता दिया है। नैना ने राधा को शुद्ध और विसरल नफरत से देखा। यह नौकरानी झूठ बोल रही है, यह एक चोर है। निश्चित रूप से वह पैसे चाहती है। वह अपनी एलिगेंट कंपोजर खोकर चिल्लाई, जो हमेशा उसकी विशेषता थी। इकलौती चोर यहां तुम हो जिसने मेरी मां को मुझसे चुराया और मेरी जिंदगी चुराई। रोहन चिल्लाया, एक गिलास दीवार पर फेंक दिया जो चूर चूर हो गया। नैना को इतना डरा दिया कि वह एक आम चेयर में गिर गई। कबूल करो, वह कहाँ है? अगर तुम मुझे अभी बताती हो तो शायद मुझे दया आ जाए और मैं तुम्हें तुरंत पुलिस को न सौंपूं। घिरी हुई और यह देखते हुए कि उसके झूठ का जाल टूट गया था, नैना टूट गई, रोना शुरू कर दिया। लेकिन पश्चाताप के आंसू नहीं, बल्कि हताशा और आत्मदया के आंसू थे। मैंने यह हमारे लिए किया था। वह हमसे नफरत करती थी रोहन, और वह हमेशा हर चीज में दखल देती थी। मुझे सांस लेने नहीं देती थी। वह तुम्हें मेरे खिलाफ करना चाहती थी। वह हिस्टीरिक रूप से चिल्लाई, अपनी सच्ची स्वार्थी प्रकृति को प्रकट करते हुए। मैं बस चाहती थी कि वह चली जाए, कि वह हमें शांति से रहने दे। डॉक्टर ने कहा था कि यह आसान होगा, कि वह अच्छी तरह से देखभाल की जाएगी। उसकी स्वीकारोक्ति अंतिम प्रमाण था जिसकी रोहन को जरूरत थी। हालांकि उसे अपने ही होठों से सुनना किसी भी शारीरिक चोट से ज्यादा दर्दनाक था। अच्छी तरह से देखभाल की गई। तुमने उसे एक छेद में फेंक दिया ताकि वह सड़ जाए, जबकि तुम उसके पैसे कपड़े और पार्टियों पर खर्च करती थी। रोहन ने घृणा से कहा। उसे ऐसे देख रहा था मानो वह एक अनरिकॉग्नाइजेबल राक्षस हो। मुझे बताओ, एकांत धाम कहाँ है? मुझे अभी बताओ, उसने उसे कंधों से पकड़कर हिलाते हुए कहा। नैना कांपती हुई और सिसकती हुई उसे अनुमानित पता बताया। गांव में एक खोई हुई जगह जिसका गुप्ता ने कभी उल्लेख किया था। रोहन ने घृणा से उसे छोड़ दिया, मानो उसे छूने से उसके हाथ गंदे हो गए हों। अपने कमरे में जाओ और बाहर मत आओ। कल तुम हमेशा के लिए इस घर से चली जाओगी, और अगर तुम पुलिस के आने से पहले भागने की कोशिश करती हो तो मैं तुम्हें पत्थरों के नीचे भी खोज लूंगा। रोहन ने उसे चेतावनी दी। नैना सीढ़ियों से ऊपर भागी, अपने कमरे में खुद को बंद कर लिया, यह जानते हुए कि उसका शासन समाप्त हो गया था और उसकी शानदार जिंदगी खत्म हो गई थी। रोहन ने समय बर्बाद नहीं किया। अपने एक भरोसेमंद निजी जासूस इंस्पेक्टर रमेश सिंह को बुलाया और उसे उस रात एकांत धाम जाने के लिए एक टीम इकट्ठा करने के लिए कहा। वह स्थानीय पुलिस पर भरोसा नहीं करेगा जिसे गुप्ता ने खरीद लिया होगा, उसे यह खुद करना था। राधा ने यात्रा के लिए कॉफी और कुछ खाना तैयार किया, एक सराहनीय ताकत दिखाते हुए। मैं आपके साथ जाऊंगी मालिक, जब हम उन्हें ढूंढेंगे तो उन्हें एक मित्रवत चेहरे की जरूरत होगी, उसने कहा। और रोहन ने कृतज्ञता से सिर हिलाया, यह पहचानते हुए कि उस महिला के बिना उसकी मां अभी भी खोई हुई रहती। वे भोर में बारिश के नीचे निकले जो रुक नहीं रही थी। मिट्टी से भरी ग्रामीण सड़कों पर पूरी गति से गाड़ी चला रहे थे, आशा और निराशा से निर्देशित थे। कार में रोहन ने गुप्ता को फोन किया, उसे जगाते हुए। मुझे सब कुछ पता है आनंद, मैं अपनी मां के लिए आ रहा हूं। अगर तुमने उसे एक बाल भी छुआ है तो प्रार्थना करो, क्योंकि भगवान भी तुम्हें मुझसे नहीं बचा पाएगा। डॉक्टर के जवाब देने से पहले उसने फोन काट दिया, उसे भयभीत छोड़ दिया। वे भोर में एकांत धाम आश्रम पहुंचे। यह एक भयानक जगह थी, ऊंची दीवारों और आंगन में भौंकते कुत्तों वाली एक किलेबंद हवेली। इंस्पेक्टर सिंह और उसके आदमियों ने जबरन प्रवेश किया, सो रहे गार्डों को आश्चर्यचकित कर दिया।
जो सशस्त्र छापे की उम्मीद नहीं कर रहे थे। रोहन दौड़ता हुआ अंदर गया। अपनी मां का नाम चिल्ला रहा था। उन कमरों के दरवाजे खोल रहा था जहां बूढ़े लोग डिप्लोरेबल परिस्थितियों में रहते थे, गंदे और भूखे। जगह की वास्तविकता उसकी कल्पना से भी बदतर थी। यह अवांछित बूढ़े लोगों के लिए एक एकाग्रता शिविर था। आखिरकार सबसे ऊपरी मंजिल के एक कमरे में उसे एक ताला लगा दरवाजा मिला। जासूस ने उसे एक किक से तोड़ दिया। वहां खिड़की के सामने एक पुरानी कुर्सी पर बैठी हुई, फटी हुई कंबलों में लिपटी हुई श्रीमती सावित्री देवी थीं। शोर सुनकर वह धीरे धीरे मुड़ी। उनकी आंखें थकी हुई थीं और उनका शरीर नाजुक था, लेकिन रोहन को देखकर उनकी आंखों में एक रोशनी जल उठी। रोहन, क्या तुम हो मेरे बेटे? उसने कांपती आवाज़ में पूछा, मानो उसे डर हो कि वह सपना देख रही थी। रोहन उनके सामने घुटनों के बल गिर गया, उनके पैरों को गले लगाते हुए बिना सांत्वना के रो रहा था। यह मैं हूं मां, मैं तुम्हें लेने आया हूं। इतनी देर करने के लिए मुझे माफ कर दो, मुझे माफ कर दो। सावित्री देवी ने अपने सूजे हुए हाथों से उसका सिर सहलाया, एक अनंत शांति के साथ मुस्कुराते हुए। मैं जानती थी कि तुम आओगे मेरे बच्चे। मैंने कभी उम्मीद नहीं खोई। प्यार हमेशा घर का रास्ता ढूंढ ही लेता है। राधा भी रोती हुई पीछे से दाखिल हुई और सावित्री देवी ने अपना हाथ बढ़ाया। धन्यवाद बेटी, अपना वादा पूरा करने के लिए धन्यवाद। उस तीन के आलिंगन में वह लोहे का पर्दा जो उन्हें अलग कर चुका था हमेशा के लिए ढह गया। मेहरा हवेली में वापसी एक लगभग रहस्यमय घटना थी। सूरज ठीक उसी समय निकला जब कार मुख्य द्वार से गुजरी, मुखौटे को रोशन करते हुए मानो घर खुद अपनी वैध मालकिन की वापसी का जश्न मना रहा था। नैना रात में भाग गई थी, केवल वही ले गई जो एक सूटकेस में फिट हो सकता था, और पीछे बहाने से भरा एक नोट छोड़ गई जिसे रोहन ने बिना पढ़े फाड़ दिया। इससे कोई फर्क नहीं पड़ता कि वह कहाँ थी, न्याय उसे देर सबेर मिलेगा, लेकिन अभी के लिए केवल ठीक होना ही महत्वपूर्ण था। घरेलू कर्मचारी श्रीमती सावित्री देवी को कार से उतरते देख स्तब्ध रह गए। कुछ ने भूत देखने का विश्वास करते हुए खुद को क्रॉस किया, लेकिन जल्द ही सदमे की जगह खुशी और भावनाओं के आंसू ने ले ली। अनन्या, जिसे शोर से जगाया गया था, पजामा में सीढ़ियों से नीचे उतरी, अपनी आंखें मलते हुए। वह बूढ़ी महिला को मुख्य आर्मचेयर में बैठी हुई देखकर रुक गई, जो उसके पिता और राधा से घिरी हुई थी। रोहन ने अपनी बेटी को नरमी से बुलाया। अनन्या, यहां आओ, मैं तुम्हें किसी बहुत खास से मिलवाना चाहता हूं। यह तुम्हारी दादी सावित्री देवी हैं, चित्र वाली महिला। बच्ची धीरे धीरे पास आई, उस महिला को आश्चर्य से देख रही थी जो चित्र से निकलकर असली हो गई थी। सावित्री देवी ने अपनी बाहें खोलीं और अनन्या बच्चों के शुद्ध अंतर्ज्ञान के साथ बिना डर के उसे गले लगाने दौड़ी। एक ऐसे खून की गर्मजोशी महसूस कर रही थी जो एक दूसरे को पहचानता था। नमस्ते मेरी छोटी राजकुमारी, मैं तुम्हें गले लगाने के लिए बहुत इंतजार कर रही थी। सावित्री देवी ने फुसफुसाते हुए अपनी पोती के बालों को सूंघा, यह महसूस करते हुए कि जिंदगी उसे वह सब कुछ ब्याज सहित वापस दे रही थी जो उससे चुराया गया था। अगले दिन धीरे धीरे लेकिन खूबसूरती से पुनर्निर्माण के थे। भरोसेमंद डॉक्टरों ने सावित्री देवी की देखभाल की, जिन्होंने अपने परिवार के प्यार से पोषित होकर आश्चर्यजनक तेजी से वजन और ताकत वापस पाई। रोहन उनसे अलग नहीं होता था, घंटों उनके लिए सितार बजाता था, घर को फिर से उस संगीत से भर देता था जो प्रतिबंधित था। श्रीमती सावित्री देवी के मिलने और गुप्त क्लिनिक के घोटाले की खबर ने समाज को हिला दिया। डॉ. गुप्ता को सीमा पार करने की कोशिश करते हुए गिरफ्तार कर लिया गया और उसने सब कुछ कबूल कर लिया, नैना और अन्य अकॉम्प्लिसेस को फंसाया। यह पता चला कि दर्जनों बूढ़े लोग ऐसी ही स्थितियों में थे और रोहन के हस्तक्षेप के कारण सभी को बचाया गया और उनके परिवारों से संपर्क किया गया। लेकिन रोहन और भी कुछ करना चाहता था। केवल बचाव ही काफी नहीं था, वह यह सुनिश्चित करना चाहता था कि कोई और कभी भी उसकी मां ने जो अनुभव किया था उसे न भोगे। उसने दर्द को उद्देश्य में बदलने का फैसला किया। सावित्री देवी के आशीर्वाद से रोहन ने अपनी अधिकांश संपत्ति का उपयोग सावित्री देवी मेहरा फाउंडेशन बनाने के लिए किया, एक संगठन जो बूढ़े लोगों को अबांडनमेंट से बचाने और मुफ्त कानूनी और चिकित्सा सहायता प्रदान करने के लिए समर्पित था। हवेली, जो पहले ठंडीपन का एक मौजोलियम थी, धर्मार्थ आयोजनों का मुख्यालय और हंसी और आंदोलन से भरा एक घर बन गई। राधा को घर की कार्यकारी निदेशक नियुक्त किया गया, परिवार में एक सम्मानजनक स्थान प्राप्त करते हुए, अब नौकरानी के रूप में नहीं बल्कि वफादार संरक्षक के रूप में जिसने वंश को बचाया था। 1 साल बाद फाउंडेशन का उद्घाटन करने के लिए बगीचे में एक भव्य पार्टी आयोजित की गई। सावित्री देवी,
एलिगेंस के साथ सजी हुई और अपना वापस पाया हुआ सोने का हार पहने हुए अपने बेटे और अपनी पोती के साथ सितार बजाईं। एक 6 हाथों की धुन जिसने सभी उपस्थित लोगों को रुला दिया। वह पहले से कहीं ज्यादा जिंदा थीं, रेडियंट, यह दिखाते हुए कि गरिमा को बंद या नष्ट नहीं किया जा सकता। रोहन ने माइक संभाला और अपनी मां को एडोरेशन से देखा। मुझे सिखाया गया था कि प्यार सब कुछ कर सकता है, लेकिन यह मेरी मां थी जिन्होंने मुझे सिखाया कि प्यार सब कुछ का इंतजार भी करता है और सब कुछ माफ भी करता है। नैना कभी नहीं मिली। कहा जाता था कि वह किसी दूर के गांव में एक नकली नाम के तहत छिपी हुई रहती थी, कड़वाहट और गरीबी से ग्रसित थी। उसके अपने जीवन में उसका अपना दंड था, लेकिन मेहरा हवेली में उसका नाम अब नहीं लिया जाता था। द्वेष के लिए कोई जगह नहीं थी, केवल कृतज्ञता के लिए थी। अनन्या अपनी दादी से चरित्र की शक्ति और दयालुता सीखकर बड़ी हुई एक अद्भुत युवती बन गई जो विरासत को जारी रखेगी। एक शांत दोपहर, सावित्री देवी और राधा बरामदे में बैठे सूर्यास्त देख रहे थे, जैसे 2 पुरानी दोस्त जिन्होंने युद्ध से बचे हुए थे। क्या यह इसके लायक था? राधा। सावित्री देवी ने नारंगी क्षितिज को देखते हुए पूछा। हर एक पल मालकिन, हर एक पल, राधा ने एक शांत मुस्कान के साथ जवाब दिया। हवा धीरे से चली, गुलाबों की सुगंध लाई और उस पूर्ण शांति के क्षण में श्रीमती सावित्री देवी ने अपनी आंखें बंद कर लीं और आह भरी, यह जानते हुए कि आखिरकार और हमेशा के लिए वह घर पर थीं। मेहरा परिवार की कहानी शहर में एक किंवदंती बन गई, एक शाश्वत अनुस्मारक की सच्चाई पानी की तरह है। यह हमेशा एक दरार ढूंढ ही लेती है जहां से निकल सके, और एक मां का प्यार ब्रह्मांड की सबसे शक्तिशाली शक्ति है जो खुद मौत को भी हराने में सक्षम है। और इस तरह संगीत, हंसी और एक साथ रहने की निश्चितता के बीच उन्होंने अपने दिन एक परी कथा के सुखद अंत के रूप में नहीं, बल्कि एक सच्चे जीवन की ग्लोरियस शुरुआत के रूप में जिए। अगर आपको यह कहानी पसंद आई है तो हम आपको इसे 1 से 10 तक रेट करने के लिए बहुत आभारी होंगे। एक लाइक के साथ हमारा समर्थन करें और हमारे चैनल रियलिस्टिक स्टोरीज को सब्सक्राइब करें। टिप्पणी करें कि आप हमें कहां से देख रहे हैं। हर कहानी में आपके बिना शर्त समर्थन के लिए धन्यवाद। आपके और आपके परिवार के लिए शुभकामनाएं।